अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अभी मैं पार्ट ए के बाद पार्ट बी करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन्होंने भी पार्ट ए देख लिया है और पार्ट बी ज़रूर देखेंगे, पार्ट ए और बी मिलाकर एट लीस्ट 60-70% पेपर में ज़रूर आने। मैं इसमें भी कोशिश करूँगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मैं सारी बातों को रखूँ। सिलेबस को भी थोड़ा सा रिवाइज कराऊँगा, लेकिन इतना मैं 101% कहूँ कि जो जो चीज़ें जैसे मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड कहे हैं, उसको आप एक बार ज़रूर देख लें। उसको आपको देखेंगे तो आपको ये ज़रूर है कि एक क्विक रिवीजन के तौर पे हो जाएगा और आप 101% उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से करेंगे जो मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड कहा है। और इसमें मैं ये भी एक दो टॉपिक छूट गए थे, वो मैं इसको कवर करूँगा। जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था कि प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, इसमें जो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। और माइक्रो से पहले जो एक बार मैं बता दूं कि जो स्टैटिस्टिक्स के हमने जो चैप्टर्स है, स्टैटिस्टिकल टूल्स, कोरिलेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर वगैरह का जो यानी कि जो हम होलसेल प्राइस इंडेक्स ये सब निकालते हैं, प्राइस इंडेक्स निकालना, ये हमारे में नहीं है ना। अभी तो हमारे पास मिड टर्म एग्ज़ाम से पहले जो सिलेबस है वो ये है कि पार्ट ए के अंदर हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा तक था, जो कि हमने कर भी लिया है। हाँ, इसमें एक टॉपिक छूट गया है जो कि आर्टिफिशियल बेस लाइन, वो मैं अभी शुरुआत में वही बताऊंगा पहले। और इसके बाद जो हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर जो है मीनिंग है, सेंट्रल प्रॉब्लम है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वगैरह, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है, वही वही चीज़ें बताऊंगा मैं। और इसके साथ आपका जो है जो प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई का रिटर्न्स टू अ फैक्टर तक है। क्योंकि ना प्रोड्यूसर टू जो कहते हैं कि जो ये चैप्टर है प्रोड्यूसर इक्विल बिहेवियर एंड सप्लाई का, इस चैप्टर के जो कॉस्ट से लेकर, है ना, यानी कि जो कॉस्ट वाला टॉपिक है, कॉस्ट रिवेन्यू, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम सप्लाई, ये आपका सेकेंड टर्म में है। यानी कि हमारे को यहाँ पे जो है जो टॉपिक करना है वो ये करना है रिटर्न्स टू अ फैक्टर तक, जो कि इसका लास्ट टॉपिक है ये जो, है ना, तो वहाँ तक करना है। तो मैं कोशिश करूँगा अभी बिल्कुल ए टू जेड आपको कराऊँ। और इसके लिए मैं आपके सामने जो भी टॉपिक है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई का, ये 15 मार्क्स का है, जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं। ये 15 मार्क्स का है और इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं मैं बताऊं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। लेकिन जैसा कि आप देखेंगे कि रिटर्न्स टू अ फैक्टर तक यहाँ तक है। इसके बाद जो ये वाला है ये पार्ट टू में है ना, यानी कि मतलब एनुअल टर्म में है। तो मैं एनुअल टर्म का इसमें, क्योंकि मिड टर्म के लिए है, तो कुछ टॉपिक बेशक थोड़ा बहुत कंप्लीट करने के लिए हल्का फुल्का बताऊंगा, लेकिन मैं वैसे बताऊं। और एक चीज़ ये है कि जो हमारा ये स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक जो मेरा, जो मैं सोचता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो मैं बताना भूल गया था, तो उसको मैं थोड़ा सा शुरुआत में थोड़ा बता दूँ, क्योंकि वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट ज़्यादा लगता है और अक्सर पेपर में भी आता है ना। और इसमें जो है वो टॉपिक हमारे पास दिखाई नहीं दे रहा अभी, लेकिन है। चलिए कोई नहीं, मैं जैसे स्टैटिस्टिक्स का वो वाला पॉइंट मैं यहीं पे बता देता हूँ कि एक कहलाता है आर्टिफिशियल बेस लाइन, है ना। आर्टिफिशियल बेस लाइन होता क्या है, इसको हम कहते हैं कृत्रिम आधार रेखा। ये ऐसे समझ लें आप, क्योंकि लेफ्ट में ही मैं करके बताऊंगा, क्योंकि मैं इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से बताऊंगा। जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा टेबल है और इस टेबल में एक 1900 से चालू है, 1990, और इसके बाद 2000, 2001। तो अगर मैं 1900 तक आऊँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा जो है क्या है, टाइम लग जाएगा टेबल को बनाने में, 100, 200, क्योंकि इंटरवल तो सेम रखना है। तो यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस का निशान लगा देते हैं, ठीक है। कई बार इसको ऐसे ऐसे लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। कई बार ऐसा है कि जैसे ऊपर हमारे पास सीधा 5000 से चालू है ना, 5000, 5000 के बाद 500, 5500, फिर 6000, ऐसे है। तो अब 5500 तक जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा क्रॉस का निशान, या कई बार ऐसे ऐसे करके एक लाइन, इसी को हम कृत्रिम आधार रेखा कहते हैं। तो आप इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं बिल्कुल ही, है ना, कि कृत्रिम आधार रेखा, जब हम टेबल कोई भी सारणी सारणी जो ग्राफ बनाते हैं तो उसमें एकाएक ज़्यादा गैप होता है, उसको भरने के लिए हम एक क्रॉस का निशान लगाकर एक बेस लाइन तैयार करते हैं। इसी को हम आर्टिफिशियल बेस लाइन कहते हैं। अब मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के ए टू जेड पॉइंट
बहुत ही शॉर्टकट में और मोस्ट एक्सपेक्टेड आपको बताता हुआ चलूँ। अब हम बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। मेरी कोशिश होगी कि आधे घंटे में ही इस वीडियो को फिनिश करूं। सबसे पहला यह देखिए कि यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के हैं। जिन बच्चों को भी दिक्कत हो वो क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वहाँ पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी पेन खोल कर रखेंगे, है ना, ताकि कोई दिक्कत ना आए। और आप सीसी भी राइट साइड में होता है वो दबा दें, ताकि जहाँ पे भी है वो वर्ड्स टू वर्ड आपको लिखा हुआ भी मिले, आपको पढ़ने में आसानी हो। देखिए सबसे पहले है इंट्रोडक्शन आपका। यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो, पॉजिटिव, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के टाइप्स लिखे हैं, व्यष्टि, समष्टि, सकारात्मक और आदर्शात्मक। इनके बारे में दो दो लाइन अभी हम आगे पढ़ेंगे भी। फिर अर्थव्यवस्था क्या है, इकोनॉमी क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय समस्याएं क्या है ना। उसके बाद उत्पादन संभावना सीमा, उत्पादन संभावना जो कर्व है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं, पीपीसी इसको, फ्रंटियर भी कहते हैं, तो उसको आप, ये भी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जिसको अवसर लागत कहते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एमआरटी, ये भी डेफिनेशन दो नंबर का आता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इन तीनों को बार बार हम करते हुए अब आगे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ मोस्ट एक्सपेक्टेड जो बनता है वो ये बनता है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि इकोनॉमिक्स में टू द पॉइंट आंसर लिखना चाहिए। जब भी डिफरेंस हो उसको दो हिस्सों में ऐसे बांटिए, लेफ्ट एंड राइट करिए, दोनों तरफ वो ग्राफ जो है और एग्जाम्पल्स, ये वर्ड लिमिट के बाहर होते हैं, अदरवाइज आप वर्ड लिमिट में करने की कोशिश करिए। तो सबसे पहली चीज कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसको हम कहते हैं, कि ये जो है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स इन द मटेरियल, यानी कि जो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है ना, यूनिट्स का एज ए इंडिविजुअल, उसको हम माइक्रो कहते हैं। और जो इकोनॉमी एज ए होल स्टडी करता है, यानी कि समग्र का अध्ययन करता है, समूचे का अध्ययन करता है, उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। एक तरफ आप क्या करिए, पहला डिफरेंस कभी भी लिखें तो उसका डेफिनेशन का लिखें। तो एक आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का बताया आपने कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स इन द मार्केट, और मैक्रो में आप बताएंगे कि एज अ होल, ठीक है ना। उसके बाद आप बताएंगे कि दूसरा डिफरेंस आप वही इंडिविजुअल लिख देंगे और इधर एज अ होल लिख देंगे, बिल्कुल, ताकि जो डेफिनीशन है उसमें थोड़ी कमी है वो कवर हो जाए। चाहे आपने अगर डेफिनीशन में कोई दूसरा पॉइंट आप कवर कर नहीं पा रहे तो उसको आप लिख दीजिए। इसके बाद आप इसका ये लिखिए, जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब आप बात करते हैं तो उसमें जैसे कि मान लेते हैं डिमांड है माइक्रो में, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग है, तो मैक्रो में यानी कि समष्टि में क्या हो जाएगा, अग्रीगेट डिमांड, अग्रीगेट सप्लाई, है ना, जिसको हम सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति कहते हैं। तो यानी कि इसका हम अगर व्यक्तिगत मांग की बात करेंगे तो वहाँ पे सामूहिक मांग की बात करेंगे। इसमें हम व्यक्तिगत आय की बात करेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल आप और ले सकते हैं, इंडिविजुअल इनकम लेंगे आप, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करेंगे आप, यानी कि उसके एक व्यक्ति की आय की बात करेंगे, तो वहाँ आप क्या करेंगे कि राष्ट्रीय आय की बात होगी, समुच्चय की बात होगी। तो ये जो है डिफरेंस आप इसको बता सकते हैं कि, और इसका एक चीज़ और भी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो व्यक्तिगत जो माइक्रो में हम जो बात करते हैं तो उसकी मेन क्या है, प्राइस डिटर्मिनेशन, मेन प्रॉब्लम। यानी कि अगर एक माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई फर्म की बात हो रही है ना, तो ये भी एक एग्जांपल है, उदाहरण है, एग्जांपल छूट रहा है कि जैसे कि इसमें हम माइक्रो में हम फर्म की बात करेंगे तो मैक्रो में हम इंडस्ट्री की बात करेंगे, उद्योग की बात करेंगे। अब फर्म की प्रॉब्लम क्या है कि प्राइस क्या डिसाइड करे वो, है ना, जैसे कि अपनी वस्तु का प्राइस क्या डिसाइड करे। तो मैक्रो की मेन क्या होगी कि वो रोजगार, आय व रोजगार, यानी कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मेन प्रॉब्लम वहाँ कंसर्न क्या रहेगा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये पॉइंट्स को आप लेफ्ट एंड राइट में ऐसे ऐसे करके लिखते चले जाइए, यही होगा आपका कि जो है माइक्रो एंड मैक्रो का आप डिफरेंस बता पाएंगे। अब पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आपका शुरू होता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी भी हुई है, जहाँ पे भी एक्चुअली हिंदी और इंग्लिश मीडियम में करने में बार बार ये दिक्कत मैंने बताया ही था कि दोनों को ही रोल करना, जैसे बोलने लग जाता हूँ तो ये रोल करना भूल जाता हूँ, तो ये थोड़ी बहुत दिक्कत है। लेकिन आपके लिए मैं मटेरियल पूरा ही दोनों ही है। अब देखिए अगला क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब हम कहते हैं कि आर्थिक समस्या क्या है, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है ना। तो जब आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करते हैं तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में इससे पहले एक दो चीज़ें और छूट गई,
है ना, वो ये है, ये जी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अर्थव्यवस्था क्या है ना। तो अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जो लोगों को जीविका अर्जित करने के साधन व जीविका प्रदान करती है ना। एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट हेल्प्स टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज एंड एनेबल पीपल टू अर्न दियर लिविंग। तो मेन इसको शॉर्टकट में हम कहें, रोजी रोटी देने वाली सामूहिक संस्था का नाम अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। तो ये जो इजी डेफिनेशन आपको लगे वो याद रखे, बस वर्ड टू वर्ड वो मीनिंग उसका चेंज नहीं होना चाहिए, बस इसका ध्यान रखना होता है इकोनॉमिक्स में। अब नेक्स्ट है कि आर्थिक समस्या क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। इसका भी शॉर्टकट का डेफिनेशन बता रहा हूँ कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, है ना, विच अराइजेज ड्यू टू लिमिटेड जो है लिमिटेड रिसोर्सेस कह सकते हैं, अनलिमिटेड वांट्स कह सकते हैं, और अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज, ये रहा लिखा हुआ, है ना। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड अल्टरनेटिव, यानी कि आर्थिक समस्या चयन की समस्या है, जो साधनों की सीमितता, आवश्यकताओं की असीमितता और उसके जो साधन है उसके वैकल्पिक प्रयोगों के कारण उत्पन्न होती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया। कोई भी क्वेश्चन अगर किसी को समझने में दिक्कत आए तो वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अब इसके बाद देखिए कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या है। केंद्रीय समस्या, आर्थिक समस्या जो है एक तरह से सेंट्रल केंद्रीय समस्या ही है, क्योंकि सेंटर में तो समस्या यही है कि एक इकोनॉमी को ये देखना है क्या करें, कैसे करें, किसका कौन सी टेक्निक लगाएं, तो ये सब देखना है आपको। तो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस में हम इसके बारे में भी जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हम थोड़ा थोड़ा बहुत बताते रहते हैं कि अगर इच्छाएं हमारी असीमित नहीं होती तो हमारे चयन नहीं करना पड़ता, लेकिन हमारी इच्छाएं अनंत है, यानी कि हमारे वांट्स अनलिमिटेड है। एक वांट्स को पूरा करते नेक्स्ट चालू हो जाता है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ये तीनों पॉइंट को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेस में आप बताएंगे कि स्कार्स है, लिमिट है, साधन सीमित है, अगर असीमित होते तो हमें उसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ती, लेकिन वो सीमित है, ज़्यादा करेंगे खर्च हो जाएंगे। अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेस है, यानी कि एक ही साधन के कई प्रयोग संभव है। जैसे दूध का प्रयोग हम दही में भी कर सकते हैं, है ना, बटर एंड घी में भी कर सकते हैं। तो हमें चुनाव करना पड़ता है कि हम उसका प्रयोग कहाँ करें, कैसे करें। अब देखिए सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी का जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हालांकि और भी हैं, लेकिन इसमें अभी आप 3 पॉइंट्स को यहाँ देखिए कि जो है इसके यहाँ पे अब हिंदी मीडियम में देखिए इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है ना। अब केंद्रीय समस्या इसके बाद यहाँ आ गया है कि क्या करें, कैसे करें, किसके लिए करें, ठीक है। तो देखिए व्हाट टू प्रोड्यूस में हम क्या प्रोडक्शन करें, पॉइंट लिखिए, आर्मी गुड्स और नॉन आर्मी। जैसे हम आर्मी गुड्स का मतलब है सैनिक वस्तुओं का करें कि गैर सैनिक वस्तुओं का करें, कंज्यूमर गुड्स का करें कि कैपिटल गुड्स का करें, है ना। तो ये एक अर्थव्यवस्था को सेलेक्ट करना पड़ता है। जब कई बार क्वेश्चन में यही आ गया एक्सप्लेन करिए, तो आप इसी के बारे में बताएंगे कि सिलेक्शन ऑफ गुड्स में अर्थव्यवस्था को देखना पड़ता है कि वो क्या प्रोडक्शन करे। हाउ टू प्रोड्यूस इज द प्रॉब्लम ऑफ टेक्निक, कैसे उत्पादन करें, तकनीक की समस्या है। जैसे कि मैं कैपिटल इंटेंसिव मेथड, यानी कि इसको हम पूंजी प्रधान तकनीक से करें कि श्रम प्रधान तकनीक से करें, लेबर इंटेंसिव मेथड। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था में अगर मान लेते हैं कहीं पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, तो वो क्या करेंगे, वो वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव मेथड की बजाय वो लेबर इंटेंसिव मेथड का यूज करेंगे। अब वेस्टर्न कंट्री है, वहाँ पे लोग कम है ना, लेकिन पैसे की कमी नहीं, तो कैपिटल इंटेंसिव करेंगे, यानी कि पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। तो एक अर्थव्यवस्था को ये चुनाव करना पड़ता है कि वो कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करे, और उसी के कारण उनकी जो भी पॉलिसी होती है उसके कारण वो लोगों पे उनका असर नज़र आता है। अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो इसका मतलब उन्होंने कहीं कैपिटल इंटेंसिव मेथड को प्रेफरेंस दिया है किसी कारणों से, क्योंकि वो भी तकनीक भी चाहिए अर्थव्यवस्था को। अब वो चीज़ों को अर्थव्यवस्था को डिसाइड करना पड़ता है कि वो क्या करे। कहते हैं ना एक ईसा मसीह वाली हालत है अर्थव्यवस्था की, इतनी कीलें चुभी हुई हैं कि वो बहुत आसानी से खिसक नहीं सकते। उनको ये भी देखना है कि अपने ग्रोथ को भी मेंटेन करना है, उसको ये भी देखना है कि जन कल्याण यानी कि जो वेलफेयर है उसमें कमी ना रहे। उसको ये भी देखना है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जैसे कि अगर मान लेते हैं एक पूंजीपति की इनकम बढ़ती है तो वो क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट करता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, और साथ ही साथ जो है ये भी होता है कि इंडस्ट्रीज ग्रोथ करती है, टेक्निक बढ़ती है, उसका इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं
बताऊं कि अगर हम गरीबों की आय बढ़ाने लग जाते हैं तो उसका डायरेक्ट असर क्या होता है, उससे उनकी डिमांड बढ़ जाती है। डिमांड बढ़ती है तो भी इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होता है, और इसका फ़ायदा बहुत जल्दी भी मिलता है, क्योंकि जैसे उन्होंने गरीबों की आमदनी करी तो उन्होंने उनकी जो कंजम्पशन की प्रोपेंसिटी होती है, जिसको भोग प्रवृत्ति कहते हैं, वो बहुत बहुत ज़्यादा होती है अमीरों की तुलना में। यानी कि अगर मान लेते हैं कि अमीर 100 में से 50 रुपये खर्च कर रहे हैं तो गरीब 100 में से 90 खर्च कर रहे हैं, उनकी बचत बहुत कम होती है। तो सारा पैसा अर्थव्यवस्था में दोबारा जाता है, इससे डिमांड जनरेट होती है। तो ये चीज़ें अर्थव्यवस्था को देखना पड़ता है कि वो, लेकिन हाँ, वहाँ पे वो क्या है, वो तो उसको कंजम्पशन करेगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, वो कंजम्पशन कर रहा है। जबकि अमीर व्यक्ति की आमदनी बढ़ती है तो वो इन्वेस्टमेंट करता है, जिससे कि इंडस्ट्रीज ग्रोथ होती है, टेक्निक बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। और इधर जो हम गरीबों की करते हैं तो उससे डिमांड बढ़ती है, तो वो साफ सी बात है, वो भी पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट के पास ही जाता है। तो वो फिर अपने आप ही उनकी इनकम बढ़ती है, तो वो क्या करते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। तो ये दोनों ही अर्थव्यवस्था को अब देखना पड़ता है कि वो क्या करे। तो आपको इतने डेप्थ में समझने के लिए मैंने बताया है। अदरवाइज आपको ये समझना है कि जो रिसोर्सेस है, हाउ टू प्रोड्यूस, टेक्निक की प्रॉब्लम है। और जब हम बात करते हैं होम टू प्रोड्यूस, यानी कि किसके लिए उत्पादन करें, तो ये वितरण की समस्या है। वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि किसके लिए। देखिए ये वाला टॉपिक इधर मिला नहीं, है ना। तो जो भी है आप खुद समझते रहिएगा। यहाँ पे वैकल्पिक आर्थिक समस्या का चार्ट यहाँ बना दिया है, यहाँ सेंट्रल प्रॉब्लम का दिया है। अब यहाँ देखिए कि इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कोई भी दिक्कत आनी नहीं है ना। वो ये यहाँ लिखा है ना, कि क्या करें, कैसे करें और किसके लिए करें। ये वस्तुओं का चयन था, ये तकनीक का चयन था, और ये आय के वितरण की समस्या है कि आमदनी जिसकी है उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करना होगा। अगर मान लेते हैं टाटा ने नैनो गाड़ी 1 लाख की निकाली, तो साफ सी बात है उसको लगा कि 1 लाख वाले लोग ज़्यादा हैं, तो इससे क्या होगा कि उसके वस्तु की डिमांड ज़्यादा होगी, तो इनकम ज़्यादा होगा। तो प्रोड्यूस किसके लिए करें, अमीरों के लिए करें कि गरीबों के लिए करें, फॉर रिचेज और फॉर पुअर। तो ये यहाँ पे हमें सोचना पड़ता है। अब यही चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी तरह समझाया भी है, आप इसको देख भी सकते हैं, कर भी सकते हैं, है ना। कोई दिक्कत नहीं है ना। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और इसमें बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है। जो तीनों पॉइंट्स यहाँ लिखे हैं, इसको आपको बहुत ही ईजिली एक्सप्लेन करके समझा कर लिखना है कि हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है और होम टू प्रोड्यूस में क्या है ना। ये देखा जाए तो ये वितरण की समस्या है, डिस्ट्रीब्यूशन की, इनकम की, जिसके लिए हम प्रोडक्शन करेंगे। ये टेक्निक की है ना। ये और ये वाला है किसके लिए करें, वो क्या करें, यानी कि ये कौन सी वस्तुओं की चयन वाली बात है ना। अब अगला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, यानी कि अवसर लागत। अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प को त्यागने की लागत अवसर लागत कहलाती है। जो डेफिनेशन मैं अपनी तरफ से बोलूँगा, जो लैंग्वेज थोड़ी इजी होगी, आप उसको बेशक नोट कर लीजिएगा, है ना। मैंने इसलिए कहा था कि सीसी पे दबाएं कि अगले सर्वश्रेष्ठ विकल्प को त्यागने की लागत क्या कहलाती है, अवसर लागत कहलाती है। यानी कि नेक्स्ट बेस्ट यूज टू विच दैट रिसोर्स कुड बी पुट, है ना। और उसकी जो वैल्यू है वही है, क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक एग्जाम्पल भी साथ में दीजिए। जैसे कि यदि एक व्यक्ति अपनी खेत में गेहूं का फसल ना उगाकर वो गन्ने का उगाता है, तो उसको लगता है कि गन्ने से उसको 1 लाख का लाभ होगा, और गेहूं से उससे 90,000 का हो रहा था। तो 90,000 को उसने सेक्रीफाइस किया है, त्यागा है, ताकि वो 1 लाख का बेनिफिट ले सके। इसको उसका तब एहसास होगा अगर गन्ने जैसी बारिश नहीं हुई, तो उसको लगे ओहो मैंने गेहूं का क्यों नहीं किया। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत कहते हैं। इसको हम एक जॉब से भी ले लें कि अगर कोई 20,000 की नौकरी कर रहा था और वो 20 को छोड़कर 25 में जा रहा है, और वैसे तो 16-15 की भी होगी, लेकिन जो 20 सबसे बेस्ट लागत है, कॉस्ट है, जिसको उसने सेक्रीफाइस किया है 25 के लिए, वो उसका क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अवसर लागत है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड ही है। और ये देखिए, इसी को हम कहते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फ्रंटियर, है ना। जो क्या कहता है कि सभी जो भी कॉम्बिनेशन है ना, उसको शो करता है। ये जो कॉम्बिनेशन है उसको शो करता है, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स दैट एन इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेस,
ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी, अवेलेबल रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी, एज्यूमिंग दैट ऑल रिसोर्सेस आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। यह मान लिया जाता है कि सारे संसाधनों का कुशलतम प्रयोग किया गया है। देखिए, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। जो लैंग्वेज मैं बताऊं कि उत्पादन संभावना वक्र उन दो वस्तुओं के सभी संयोगों को दिखाता है जो अर्थव्यवस्था अपने सीमित साधनों और तकनीक से उत्पादन कर सकती है। ठीक है ना, यह मानते हुए कि सभी संसाधनों का पूर्ण व कुशलतम उपयोग हो रहा है, यानी कि ये मान लिया है कि यूटिलाइजेशन जो हो रहा है वो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये वर्ड याद रखिएगा, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि कुशलतम प्रयोग हो रहा है। अब जैसे देखिए, यहाँ कई ऑप्शन दिया है, के है ना, एल है ना, एम है, एन है। तो ये जितने भी है इस वक्र पे यानी कि कर्व पे, एक तरफ गुड एक्स है, एक तरफ गुड वाई है, दो वस्तुएं मान लेते हैं, इधर गेहूं है और इधर टैंक है। तो अर्थव्यवस्था को अगर युद्ध की संभावना होगी तो टैंकों का प्रोडक्शन ज़्यादा करने लग जाएगा। युद्ध की कोई संभावना नहीं दिखती तो वो कंज्यूमर, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, है ना। ऐसे गेहूं है, चना है, दो वस्तुएं, कोई भी उसका, कि उसके पास तो साधन सीमित है, वो उसका प्रोडक्शन करेगा या तो उसका करेगा, दोनों में से किसी एक का करेगा। तो दो वस्तु, ये इसकी लिमिटेशंस भी है कि ये केवल दो वस्तुओं का ही शो करता है। तो ये मान लेते हैं कि अगर ये कर्व पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो इसको मैं शॉर्टकट में बता दूं, आप कर्व भी बनाइए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और बिल्कुल वो एक वो वाला होता है ना आपके ज्योमेट्री में, उसको रखिए और दोनों लाइनें एक साथ खींच दीजिए, है ना। इधर एक्स लिख दीजिए, इधर वाई लिख दीजिए, है ना। ये सब लिखना जरूरी होता है। और इसके बाद यहाँ जीरो लिख दीजिए, और इधर ये जो आइटम जो इधर लिख रहे हैं वो लिखिए, इधर वाला ये लिखिए, और लास्ट में ऐसे कर्व बना दीजिए। तो ये क्या है कि जैसे के पे, एल पे, एम पे, एन पे, किसी पे भी हो रहा है तो प्रोडक्शन में फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। लेकिन यही अगर कर्व के अंदर आ गया, जैसे ये जी है ना इधर, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं संसाधनों का प्रयोग कम हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स है, यानी कि संसाधनों का प्रयोग कम हो पा रहा है कहीं पे भी, या तकनीक की कमी है, या कहीं हमारे संसाधन वेस्ट हो रहे हैं। और दूसरी बात, अगर ये एच है, इस पे चला गया, अगर सपोज करो यहाँ तो अप्राप्य स्थिति लिखा है, अनएटेनेबल है, लेकिन फिर भी अगर प्रोडक्शन आगे बढ़ा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ग्रोथ हुआ है। तो ये पीपीसी भी एक तरीके से संसाधनों के इन चीज़ों को दिखाता है कि सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब सेंट्रल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में भी मदद करता है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि ये सेंट्रल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है। तो अब मैं आपको ये चीज़ भी समझाता हूँ कि देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस की बात है, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में इसने क्या बताया, वस्तु एक्स करे कि वाई करे। तो आप ये एग्जाम्पल देकर उसको आप बता देंगे किस तरीके से इसने सेंट्रल प्रॉब्लम को हल किया है, सॉल्व किया है। जब कोई कहे हाउ टू प्रोड्यूस को बताइए, पीपीसी कर्व कैसे करेगा, तो आप कहेंगे कि अगर कर्व पे प्रोडक्शन हुआ है तो इसका मतलब टेक्निक क्या है, बिल्कुल फुल यूटिलाइजेशन ऑफ हमारे रिसोर्सेस है, टेक्निक अच्छा है। अगर अंदर हुआ है तो अंडर टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं है, और बाहर हुआ है तो टेक्नोलॉजी ग्रोथ दिखाता है। तो इस तरीके से सेंट्रल प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन पीपीसी कर्व बताता है। ये कई बार क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आ जाता है, पीपीसी कर्व की विशेषताएं, पीपीसी कर्व का डेफिनेशन, और कई बार जो पीपीसी का फीचर यहाँ जो आ रहा है ना, वो ये है कि वो बताइए। तो इसको भी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको हम देखते हैं जो आगे दिख ही गया है, ठीक है ना। तो ये देखिए, जैसे कि ये बाहर का दिखा रहा है राइटवर्ड शिफ्ट, अगर राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि रिसोर्सेस में कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है यानी कि बाईं तरफ खिसका है, यानी कि तकनीकी में कहीं ना कहीं कमी आई है, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कोई एक चीज़ का ग्रोथ इधर हुआ है तो इसका मतलब इसकी तकनीक बढ़ी है, यानी कि गुड एक्स है, इसका प्रोडक्शन बढ़ गया तो साफ सी बात है ग्राफ इसका इधर बढ़ जाएगा। अगर इसका इधर हो गया तो घट गया, ऐसे हम ऐसे वाई को, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। अगर अगर आप इसको समझेंगे तो वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा, इसके लिए आपको कोई डिटेल में करने की जरूरत नहीं है ना। अब देखिए, रीजन ऑफ राइटवर्ड शिफ्ट और रीजन ऑफ लेफ्टवर्ड शिफ्ट और नो चेंज, तीनों का रीजन अलग अलग यहाँ पे बताया है। जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब है रिसोर्स बढ़ जाए, टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, कोई डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट हो जाए, एजुकेशन हो जाए, हेल्थ हो जाए, ये सारी चीज़ें। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट जो वार है, माइग्रेशन है,
है ना, डिक्रीज रिसोर्स कम हो जाए, टेक्नोलॉजी ऑब्सोल्यूशन हो जाए, यानी कि तकनीकी जो उन्नति कहते हैं इसको हम, है ना, आग, भूखा, भूकंप, कोरोना, ये सब चीज़ें आपको याद है कि अभी अभी हाल में देश गुजरा है, तो उस समय हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी कि क्या है कि कोई ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेस नहीं है, सब कुछ एज इट इज़ है, ठीक है ना, तो ये हम समझ सकते हैं। अब ये भी मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कि जो उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं बताइए, है ना, फीचर्स बताइए आप इसकी। तो देखिए मैंने पहले ही बताया कि कई फीचर, एक तो आप बताए सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करते ही है, लेकिन वो भी देखिए कि नीचे से ऊपर से नीचे ऐसे ढालुआ होता है ना, ये नहीं कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि एक का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे को हमें कम करना ही पड़ेगा, यानी कि नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन कभी भी होता है तो ग्राफ इस तरीके से बनता है, क्योंकि एक का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे का घटाना है। अब बात यह है कि ये स्ट्रेट लाइन ना होकर ये क्या है, ऐसे है, कॉन्केव टू द ओरिजिन है, तो इसकी दूसरी विशेषता हो जाएगी। पेपर में कई बार ये भी आता है और मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है आपको पेपर में कल दिख ही जाए, है ना, कि ये जो है मूल बिंदु की ओर नतोत्तर क्यों होता है, वाई इट इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। तो इसका आंसर यही है कि एमओसी जो होता है बढ़ता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी जो है, इसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो है, एक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे का जो हम कर रहे हैं त्याग, सेक्रीफाइस, वो बढ़ती दर से करना पड़ रहा है। तो इस कारण से ये क्या है, कॉन्केव टू द ओरिजिन हो जाता है। कॉन्केव का मतलब है कि ये ऐसे नहीं है ना, ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, अंदर की तरफ धसा हुआ है, किसकी तरफ, एक ओरिजिन की तरफ, ये ओरिजिन होता है, इस ओरिजिन की तरफ ये क्या है, अंदर की तरफ धसा हुआ है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं कि ये जो है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी, जो इसको हम हिंदी में ये कहते हैं कि रूपांतरण दर, उसके बढ़ने के कारण होता है। अब इसको एग्जाम्पल से भी समझते हैं आप, कभी भी इकोनॉमिक्स में दिक्कत आए तो आप एग्जाम्पल जरूर दे दिया कीजिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके पास मान लेते हैं 10 खेत हैं अलग अलग, है ना, ऐसे ऐसे, और आपको, या मैं खेत की बजाय एक एग्जाम्पल जूते और चप्पल की ले लेता हूँ, टाटा, ये क्या नाम है, बाटा कंपनी जूते भी बनाती है और चप्पल भी बनाती है। अब बाटा कंपनी के साथ क्या है कि एकाएक सर्दियों के टाइम में उसे जूते की डिमांड बढ़नी है, तो उसने क्या करा, जो बिल्कुल काम नहीं करते थे, ऐसे लेबर जो थे, जो अनस्किल्ड थे इधर चप्पल में, उनको उन्होंने शिफ्ट करके जूते के काम में लगा दिया। अब उनका इससे नुकसान हो रहा है यहाँ 5 लाख का, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। अब और अगर उनकी डिमांड जूते की बढ़ी तो उन्होंने अब दूसरे वाले लॉट को लिया। अब ये बेचारे जो है इससे बेटर थे, तो ये 6 लाख का इनको, बाटा को अब लॉस हो रहा है इधर चप्पल का। ये बात अलग है कि इनको यहाँ 15 लाख का बेनिफिट हो रहा था, तो इन्होंने फिर भी इनको अब कहाँ लगाया, जूते में लगा दिया। अब अगर और प्रोडक्शन बढ़नी है तो अब उनसे बेटर वो एक एग्जाम्पल ले लेंगे, उससे ज़्यादा स्किल्ड को लेंगे, फिर वो कहाँ लगाएंगे, फिर वो जूते के उसमें लगाएंगे। पहले 5 का नुकसान हुआ, फिर 6 का हुआ, फिर अब 7 का होगा। एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये सब एज्यूम्ड है। तो इससे क्या है, उसकी लागत बढ़ती जा रही है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो पहले 5 की थी फिर 6 की हो गई, फिर 7 की हो गई। तो ये जो है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ना, इस कारण से ये कॉन्केव टू ओरिजिन हो जाता है। अब आप इसको खेत के तौर पे देख लीजिए कि अगर मान लेते हैं ये खेती था, तो सबसे पहले आपको गेहूं की जगह जब गन्ने का करना था, तो आपने गेहूं जिसमें नहीं हुआ आपने उसमें गन्ना किया। उसके बाद और गन्ने की डिमांड बढ़ी थी, तो आपने उससे बेटर वाले खेत को लिया, तो यानी कि नुकसान गेहूं का बढ़ता जा रहा है। तो एक चीज़ के प्रोडक्शन के लिए दूसरे का जो हमने त्याग करना है उसकी मात्रा बढ़ती है। ये एग्जाम्पल भी दीजिएगा और साथ में डेफिनेशन लिखिएगा, आपका आंसर टू द पॉइंट और कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये सपोर्ट मटेरियल सभी बच्चों पे नहीं है, कुछ बच्चे इसके लिंक भी मांगते हैं, है ना। मैं बताऊं आपको कि आप डायरेक्टरेट की साइट पे जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। लिंक तो वहाँ पे जनरेट नहीं होता है, लेकिन हाँ आपको वहाँ मिल जाएगा। और मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जिन भी पेजेस पे अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो आपको स्क्रीनशॉट करने को मिल जाए। अब ये देखिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा। ये 1 नंबर में भी आ जाता है और 2 मार्क्स में भी आ जाता है, जो मैंने अभी बता भी चुका हूं कि मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी। अभी हमने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की भी बात की थी, अब एमआरटी की देखिए। इसमें आपको लिखना क्या है, जो इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड सेक्रीफाइस टू इंक्रीज वन मोर यूनिट टू द अदर गुड।
यानी कि एक वस्तु की त्यागी जाने वाली इकाइयों तथा अन्य वस्तु की बढ़ाई गई एक अतिरिक्त इकाई का अनुपात है। एक सपोज करिए कि एक डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई है। डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का ये रेशियो है। एक जो वस्तु का जिसका हमने त्याग किया है वो, और जिसका एक वस्तु का हमने एक्स्ट्रा उत्पादन किया है, तो उन दोनों का अनुपात है ये। साफ सी बात है, जो मैंने बढ़ाया बताया कि वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसी एक यूनिट मान लेते हैं, ये एक यूनिट नीचे ही है जो उसका, लेकिन ऊपर जो है इसकी मात्रा पहले थोड़ी कम थी, फिर बढ़ती चली गई गुड वाई की, तो यानी कि जो त्यागी गई मात्रा वो बढ़ती चली जाएगी, तो इसलिए एमआरटी बढ़ता चला जाएगा। तो आप डेफिनेशन बिल्कुल टू द पॉइंट याद कर लीजिए। सीमांत विस्थापन दर एक वस्तु की त्यागी जाने वाली इकाइयों तथा अन्य वस्तु की बढ़ाई गई एक अतिरिक्त इकाई का अनुपात है। ये सीधी सी बात है, रेशियो लिख दीजिए और उसके बाद ये डेफिनेशन यहाँ पे एमआरटी बराबर लिख दीजिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब देखिए इसके बाद जो है एमओसी पे निर्भर करता है, यही चीज़ नीचे आ गया है, क्यों निर्भर करता है वो मैंने बता ही दिया कि डिपेंड्स ऑन एमआरटी और एमओसी। जो यहाँ पे गुड एक्स की मात्रा के लिए गुड वाई की सेक्रीफाइस जो है वो बढ़ती जा रही है, इसलिए ये ओरिजिन की तरफ कॉन्केव हो रहा है। तो ये चीज़ दोबारा यहाँ आया है। अब इसी में कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि स्ट्रेट क्यों नहीं होता या कॉन्वेक्स क्यों नहीं होता, तो आप बता सकते हैं कॉन्वेक्स होगा तो एमआरटी हमारा गिरने लग जाएगा, जैसा कि होता नहीं है। और स्ट्रेट होने का मतलब है कि वहाँ पे स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि बिल्कुल इक्वल रेट में ही क्या हो, सेक्रीफाइस हो, और वो भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये कॉन्केव ऐसे ही होगा, है ना। आप इसको मतलब एग्जाम्पल दे दीजिए, जहाँ पे भी आपको लगे कि आप क्लियर वर्ड्स नहीं बता पा रहे तो आप उसका एग्जाम्पल दीजिए। अब इसके बाद देखिए सकारात्मक जो है इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ये क्या है, इसको मैकेनिज्म, हाउ द डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन, इट डील्स विद द थिंग्स इन एक्चुअल दे आर। अब ध्यान रखिए कि जब हम पॉजिटिव अर्थ शास्त्र की बात करते हैं, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण की बात करते हैं, तो क्या है, हम उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। क्या था, क्या है, क्या होगा, ठीक। और लेकिन जब हम आदर्शात्मक नॉर्मेटिव इकोनॉमिक की बात करते हैं, तो हम वहाँ पे बात करते हैं कि आइडियलिस्टिक सिचुएशन क्या होना चाहिए, है ना। हिंदी में देख लेते हैं, है ना, ये रहा। हाँ, इसमें क्या होना चाहिए से संबंधित विश्लेषण किया जाता है। तो आप इसको बिल्कुल वर्ड टू वर्ड माइंड में रखिए कि जैसे अगर हम बात करें कि भारत में इट स्टडीज द फैक्ट दैट कैन बी वेरीफाइड, इंडिया इज ओवर पॉपुलेटेड, प्राइसेस आर राइजिंग इन इंडिया एक्सेट्रा। तो ये कंडीशन हम इसको पढ़ेंगे, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमी। और ये अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल, वी शुड कंट्रोल द ओवर पॉपुलेशन, प्राइस शुड बी कंट्रोल्ड, तो ये क्या है कि कीमत में वृद्धि को रोका जाना चाहिए, महंगाई को कम किया जाना चाहिए, जनसंख्या की वृद्धि को भी रोका जाना चाहिए। तो ये सब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक में आ जाता है। किसी का भी डिफरेंस है तो आप एक तरफ डेफिनेशन और एक एग्जांपल, अगला दो दो पॉइंट सफिशिएंट है। 2 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स की इनकी क्वेश्चंस की हैसियत ही नहीं है, तो आप ये समझिए, ये नहीं कि आप इसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में करें। डेप्थ में अगर आप समझ लेंगे तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है कर ही लेंगे आप, है ना। तो ये सब आप कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है, अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना, फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए अब ज़रा देखिए इसके क्वेश्चंस भी, कुछ क्वेश्चंस जैसे कि क्या करें हैं, ये व्यष्टि समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए, ये सब मैं बता चुका हूँ, है ना। आप फिर भी एक बार क्वेश्चंस की लैंग्वेज देख लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं, क्योंकि कहा ना ज़्यादा करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। अब देखिए डिफाइन इकोनॉमी, अब इसके बाद क्वेश्चंस दिया है कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए, आर्थिक समस्या का दीजिए, एमआरटी का, जहाँ जो इजी आपको डेफिनेशन लगे आप उसको करिए, है ना। मैं पेज एक बार रोल कर देता हूँ ताकि आपको अगर किसी को दिक्कत है तो वो यहाँ से भी पढ़ सकता है ना। जहाँ पे भी आपको लगे कि आप उसको रोक के आप पढ़ सकते हैं ताकि आपको समस्या ना रहे। मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये रहा उत्पादन संभावना वक्र की विशेषताएं। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि लैंग्वेज जो हिंदी और इंग्लिश का है अलग अलग है ना। हालांकि ये क्वेश्चंस देखिए, क्या उत्पादन करे, ये सब मैं बता चुका हूँ। ये रूपांतरण की सीमांत दर एमआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता चुका हूँ मैं। वही क्वेश्चंस है, एक भी अलग सा क्वेश्चन होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा, है ना। ऐसा है, देखिए एक बार जितने भी क्वेश्चन है ना। मनरेगा का एक क्वेश्चन है, गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज मिनिमम एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम 100 to 150 डेज,
है ना। तो इससे क्या इफेक्ट होगा, तो देखिए अगर गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट का बढ़ा देती है तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी, तो साफ सी बात है उनकी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, राइट वर्ड को शिफ्ट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी भी क्वेश्चन अगर कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप उसकी लैंग्वेज को भी समझ के आप कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए अगला चैप्टर हमारा है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसमें हम बात करेंगे टोटल यूटिलिटी की, मार्जिनल यूटिलिटी की, है ना। किस तरीके से जो है जो उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है ना। अब एक क्वेश्चन यहाँ साथ में दिख गया है तो वो भी बता देता हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ जाती है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो साफ सी बात है एक ग्राफ जो है वो नीचे खिसक जाएगा, ठीक है, लेफ्ट वर्ड की तरफ हो जाएगा। एग्जाम्पल दीजिए और ग्राफ बना दीजिए, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद इसमें सबसे पहले उपभोक्ता, यहीं से हम चालू करते हैं, ये पॉइंट आपने पढ़ ही लिया है। तो कंज्यूमर क्या होता है, इज एन इंडिविजुअल हु कंज्यूम्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू फुलफिल दिस हिज बेसिक नीड्स। जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करता है, उपभोग करता है, वो क्या कहलाता है, कंज्यूमर कहलाता है। और यूटिलिटी क्या है, वांट्स है, सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। यानी कि किसी भी वस्तु में हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की जो शक्ति है वो क्या है, उसकी उपयोगिता है। कहा ना कि अगर कैंपा पीने से मेरी प्यास बुझती है तो वो उसकी उपयोगिता है, यूटिलिटी है। तो ये आप समझना है कि किस चीज़ की यूटिलिटी क्या है, उसके अंदर वो शक्ति है जिससे वो हमारी आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है, और जिसकी जितनी उपयोगिता होगी उसको उतने कीमत मिलेंगे। तो ये भी आप समझ पा रहे हैं कि जो यूटिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका प्राइस पे करते हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिए, अब यहाँ वर्ड आ गए टोटल यूटिलिटी, है ना। तो एक निश्चित समय में वस्तु की सभी इकाइयों का उपयोग करने पर प्राप्त संतुष्टि का कुल योग कुल उपयोगिता कहलाता है। तो अब वर्ड को बिल्कुल ध्यान रखिए कि जब भी टोटल वर्ड है तो इट इज सम ऑफ सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स। यानी कि ऑल द यूनिट्स के कंजम्पशन से जो उसको यूटिलिटी मिली है, जैसे मान लेते हैं पहले से मिली है 15 यूटिल, दूसरे से 1999, है ना, फिर 7, ये घटती जाती है एमआरटी, जो यूटिलिटी है वो घटती जाती है। तो इसलिए मैं इसको घटा के लिख रहा हूँ और इसको मैंने टोटल कर दिया, तो वो टोटल यूटिलिटी कहलाएगी। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जिसको मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है सीमांत उपयोगिता, है ना। मार्जिनल का मतलब सीमांत। जब भी ये वर्ड लगा है तो आप समझ जाइए एडिशनल यूनिट वर्ड लगना है, एक अतिरिक्त इकाई हिंदी में लगना है। तो यानी कि एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता में जो वृद्धि होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं, ठीक है ना। कि इट इज इंक्रीज इन टोटल यूटिलिटी बाय कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ कमोडिटी। जैसे मान लो मैंने 4 रोटी खा चुका था और मेरी उपयोगिता टोटल अब तक हो गई थी 25, 5वीं रोटी से मेरी उपयोगिता 3 और बढ़ गई तो 28 हो गई। तो ये 3 यूनिट जो बढ़ी है 25 से 28, ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऐसे होता है एमयू का ग्राफ, क्योंकि जैसे भी हम कोई भी वस्तु का उपभोग बढ़ाएंगे तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी गिरेगी ही, है ना। ये नहीं है कि उससे मिलने वाली यूटिलिटी जो है बढ़ जाएगी। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी के घर में पहली बार जब फ्रिज आता है तो बच्चे बर्फ से खेलते हैं, है ना, नाचते हैं, गाते हैं। अगली बार धीरे धीरे वो हैबिचुअल हो जाते हैं तो उसी फ्रिज की यूटिलिटी कम हो जाती है। पहली बार जब दिल्ली में मेट्रो आई थी तो बच्चे उस पर झूला झूलने लग गए, पता नहीं कितनी यूटिलिटी मिली पहली बार के सफ़र में। तो ये जो यूटिलिटी है वो जैसे जैसे इकाई का प्रयोग करते हैं तो गिरती जाती है। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि ह्रासमान सीमांत उपयोगिता नियम। यानी कि जिस नियम के अनुसार किसी वस्तु की इकाइयों का उपयोग करने पे अगली इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है। अब बजट सेट क्या है, ये सब आपको केवल समझ जाइए कि ये जो है इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ टू कमोडिटी डेट अ कंज्यूमर कैन परचेज फ्रॉम हिज गिवन इनकम। यानी कि जो अपने इनकम से वो खरीद सकता है, उसका बजट का मतलब जो उसका खर्च हो रहा है उसका सेट कह दीजिए आप, सिंपल बहुत सारी चीज़ों को। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, एमआरएस, इंडिफरेंस कर्व,
ये कई चीज़ें हैं बजट लाइन के लिए, है ना। अब हम आगे इसको देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इस चैप्टर में और बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एमआरएस जो है, एमआरएस का जो है इंग्लिश मीडियम में यहाँ डेफिनेशन नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए, सीमांत प्रतिस्थापन दर, है ना, वह दर जिस पर उपभोक्ता वस्तु एक्स की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु वाई की कितनी मात्रा त्यागने के लिए तैयार है। जैसे कि एक इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट आ जाता है। इंडिफरेंस कर्व जैसे ये होता है, आईसी कहते हैं इसको हम, है ना। आईसी, IC1, IC2 ऐसे करके हम लिख देते हैं कि एक है, दो है, तीन है। तो जो आईसी कर्व है, इंडिफरेंस कर्व, जिसको अनाधिमान वक्र कहते हैं, ये दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को दर्शाता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त कराते हैं, है ना। यानी कि इट इज सेट ऑफ ऑल टू गुड्स विच गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। और इसी के लिए देखा जाए कि वो एक वस्तु के लिए सेकेंड वस्तु को सेक्रीफाइस करेगा। तो इसको सेक्रीफाइस जो करेगा, उस रेट को, उस दर को हम क्या कहते हैं, रेट फॉर विच एक्स गुड्स, है ना, फॉर एक्स गुड वाई का जो है सेक्रीफाइस का जो क्वांटिटी है, वो रेशियो क्या है, यानी कि डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और वाई का जो लॉस ऑफ वाई है और एक्स का गेन है। तो ये दोनों का जो रेशियो है वो एमआरएस कहलाता है, सीमांत प्रतिस्थापन दर, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हम इसको कहेंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब यहाँ डेल्टा वाई क्या है, यानी कि कितना वाई का लॉस किया है उसने। मान लेते हैं कि वो एक कैंपा पीने के लिए पहले उसने 4 बनाना का त्याग करा ताकि सेटिस्फैक्शन इक्वल रहे। आपको याद रखना है कि ये इक्वल सेटिस्फैक्शन दिखाता है। अगर उसने, अब यहाँ पे अगर उसने क्या करेगा कि एक कैंपा और लेना चाहेगा तो कैंपा से उसको कम यूटिलिटी मिलेगी अगले कैंपा से, पहले की तुलना में। तो क्या करेगा, जब पहले से तुलना में कम मिलेगी तो दूसरे का त्याग भी वो कम करेगा। तो एमआरएस क्या हो जाएगा, इसीलिए गिरता हुआ होता है। यानी कि हम, जैसे आपने देखा था एमआरटी बढ़ता हुआ होता था तो पीपी कर्व हमारा ऐसा था, लेकिन एमआरटी बढ़ता हुआ की जगह एमआरएस जो है वो गिरता हुआ है। यानी कि वो पहले कैंपा के लिए उसने ज़्यादा त्याग नहीं किया, है ना। पहले के लिए उसने अगर 10 का त्याग किया था तो दूसरे के लिए सिर्फ 8 का त्याग किया, तीसरे के लिए 6 का किया, ताकि टोटल यूटिलिटी उसके बराबर रहे। तो यही इसका आगे आएगा भी कि इंडिफरेंस कर्व जो है कॉनकेव कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों ये रहा, है ना, ये रहा कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, अनादिमान वक्र की विशेषताएं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कि ये भी नेगेटिव होती है, यानी कि इंडिफरेंस कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड है, यानी कि इसका रिलेशन भी नेगेटिव है। एक की प्रोडक्ट्स, एक का कंजम्पशन बढ़ाएगा तो दूसरे का गिराएगा। क्यों गिराएगा, क्योंकि उसको बराबर सेटिस्फेक्शन लेने के लिए कम करना होगा। अब दूसरी बात है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, वो कॉनकेव था, ध्यान रखिएगा। वो नतोदर था, ये उन्नतोदर है, ये लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसके पीछे आपको सीधा लिखना है एमआरएस डिक्रीजेज ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर एमआरएस डिक्रीज करता है, गिरता है। अतः यही कारण है कि डिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। और नेगेटिव का बता ही दिया आपको कि एक की मात्रा बढ़ाने के लिए दूसरे की मात्रा को गिराता है ना, ताकि टोटल यूटिलिटी बराबर है। अब एक चीज़ और भी है कि ये एक दूसरे को नहीं काटते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आता है ये क्यों नहीं इंटरसेक्ट करते हैं। अब देखिए, ये इंटरसेक्ट मैं हिंदी में यहाँ लिख देता हूँ। ये जैसे देखिए, ये ग्राफ है, अगर मान लेते हैं ये ऐसे है और ये दूसरा कर्व यूं है, ये IC है ना, IC1 और ये IC2। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 3 पॉइंट ले लीजिए, ये K, L और ये M, है ना, ऐसे 3 पॉइंट ले लीजिए। अब देखिए आपका क्या है, एक तो ये है इसका कि जो जितना ऊपर होगा कर्व वो उतना ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन को दिखाएगा। यानी कि ये कर्व सबसे ज़्यादा, ये सबसे कम। अब ये तो हायर, ये रहा नेक्स्ट पॉइंट भी इसकी विशेषताओं में कि रिप्रेजेंट हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो कर्व जितना ऊपर है वो उतना ही ज़्यादा संतुष्टि को दिखाता है, और जो हमारे बजट लाइन को टच करे वो हमारे को संतुलन की अवस्था में बताता है। ठीक है ना, अगर ये बजट लाइन को टच कर रहा है तो, और यहाँ पे टच कर रहा है तो ये जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो अटेन कर पाएगा, तो यहाँ उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होगा, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी।
तो अब ज़रा हम ध्यान देते हैं कि ये जो चीज़ों को हम बात कर रहे हैं कि इसमें अब देखिए कि आईसी कर्व में जो मैंने यहाँ पॉइंट लिया है KLM, यहाँ पे आईसी ये ऊपर वाला IC2 है, ये नीचे वाला IC1 है। तो देखिए के पर IC1 ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दिखाएगा, एल पर बराबर दिखाएगा और एम पर कम दिखाएगा। तो ये 3 पॉइंट बनाइए, बताइए, और ये संभव नहीं है, अतः इन डिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, है ना। यानी कि एक दूसरे को कट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि आप बताइए कि अगर वो कट करेंगे तो सेटिस्फैक्शन लेवल 3 पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, कहीं यहाँ पे कम, यहाँ पे बराबर, है ना, और यहाँ पे ज़्यादा, तो ये संभव नहीं है। तो आप बताइए कि इसलिए इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। अब तीसरा आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी क्वेश्चन आता है कि उपभोक्ता संतुलन बताइए, तो आप सीधा बताइए कि ये वह स्टेज है, स्थिति है, जहाँ उपभोक्ता मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्राप्त करता है। हालांकि इसमें हम अभी आएंगे कि एक वस्तु की स्थिति है तो दो वस्तु की स्थिति है तो दोनों में क्या होगा, और अनादिमान वक्र का मैं पहले बता दूं क्योंकि बाद में ना बताना पड़े कि जिस पॉइंट पर इन डिफरेंस कर्व को बजट लाइन टच करेगा, मान लेते हैं इस पे यहाँ एप्पल है ना, और यहाँ पे जो है बनाना है, तो ये इतनी मात्रा एप्पल और बनाना वो खरीद पा रहा है। अगर ये ऊपर वाला है तो ये बजट से बाहर है, अंदर है, यहाँ पे कट कर भी रहा है लेकिन इसको सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा, तो ये वाला सेटिस्फैक्शन इस पे ज़्यादा भी मिल रहा है और ये उसके बजट में भी है, तो ये वाले पॉइंट पे जो कंज्यूमर क्या है, अपने आप में सेल्फ बिल्कुल सेटिस्फाइड होगा। अब दूसरी बात हम इसको ऐसे देख लेते हैं। अब जैसे उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, ये वो सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर अपनी आय को ऐसे खर्च करता है जिससे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, है ना। उपभोक्ता जहाँ अपनी आय को इस प्रकार व्यय करता है उसे अधिकतम संतुष्टि मिले। जैसे अगर किसी को 200 रुपये दे दिए गए और 200 का वो चाउमीन खाएगा तो उसको संतुष्टि कम मिलेगी, लेकिन वो ऐसा करे जिससे कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। जैसे कि उसने अगर 100 रुपये के एक प्लेट, उसने चाउमीन अगर हाफ प्लेट चाउमीन ले लिया है और साथ में स्वीट्स ले लिया उसने 70-80 रुपीज़ का, तो उसका सेटिस्फैक्शन का लेवल बढ़ जाएगा, है ना। तो ये जो है कि अपने आय को ऐसा खर्च करना ताकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाता है। और इस चीज़ के लिए जो अगर हम बात करें कि एक वस्तु की स्थिति में, तो MUX/PX बराबर MUM। अब ये ज़रा ध्यान रखिए कि ये MUX MUPX ये सब है क्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि एक वस्तु से MUX यूटिलिटी X वस्तु से जो मिलने वाली है, मान लेते हैं पहले से 15 की मिली, दूसरे से 12 की मिली, तीसरे यूटिलिटी जब उसने लिया तो घट रहा है ना, तो 10 की मिली, तो इस तरीके से गिरता जा रहा है। अब इसकी कीमत है मान लेते हैं 5 रुपये, ठीक है। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है कि अगर मैं उसका प्रयोग कहीं और करूं, है ना, किसी और वस्तु को, बजाय मैं एप्पल की जगह अगर मैं उसको एप्पल की जगह अगर मैं बनाना लेता हूं, तो मैंने कहा कि वहां मुझे यूटिलिटी मिल रही है 2 रुपये की, है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है कि वहां जो दूसरे यूटिल पे खर्च कर रहे हैं उससे मिलने वाली यूटिलिटी MUM है। ये MUM का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है ना, मुद्रा का की सीमांत उपयोगिता। अब जरा ध्यान दीजिए, 5 से हमने डिवाइड किया तो यहाँ उसको 3 की यूटिलिटी मिली है, 15 में 5 से डिवाइड किया, 12 में किया तो उससे अभी 2 से ज़्यादा ही है, 2 पॉइंट समथिंग, 2.4 है। अब यहाँ पे वो 10 है तो 5 से किया तो ये 2 यूटिलिटी। अब 2 यूटिलिटी MUM तो क्या है, 2 ही है। तो अगर मैं कहूँ कि अब बनाने से 10/5 और ये बराबर आ गया 2, बराबर आ गए, तो ऐसी कंडीशन में उपभोक्ता अब ये अगली इकाई का कंजम्पशन नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि 10 से यूटिलिटी कम मिलेगी, तो 10 से कम मिलेगी, तो MUM तो 2 है, तो साफ सी बात है वो उस वस्तु को खरीद लेगा, बजाय इसके पैसे वो यहाँ खर्च नहीं करेगा। तो इस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कहते हैं। जब वहाँ, क्योंकि यहाँ एक ही वस्तु है तो इसलिए एक वस्तु की स्थिति में ऐसे दिखाया है MUX/PX। हमेशा पहले तो ये डेफिनेशन लिखिए, उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जब वो अपनी आय को इस तरह खर्च करता है कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, ये लिखिए। फिर इसके बाद ये फार्मूला लिखिए, तीनों के बारे में बताइए कि ये होता है, और उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल दे दीजिए,
हो गया काम खत्म। लेकिन जब दो वस्तु है तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, है ना, MUX/PX MUY/PY बराबर MUM। जैसे कि मान लेते हैं दो वस्तुएं हैं, तो पहले यहाँ पे कई बार इस पे ग्राफ पे भी बनाया जाता है क्वेश्चन, मतलब टेबल दे दिया जाता है। तो आपको समझिए जब दोनों में मिलने वाली यूटिलिटी बराबर हो जाती है, मान लेते हैं यहाँ 15 है, यहाँ पे भी 15 है ना, तो ऐसी स्थिति में वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और खर्च नहीं करेगा वो, है ना। यहाँ देखेगा कि अब क्या करें वो, ऐसे स्टेज में ही वो इक्वल सेटिस्फेक्शन लेने लगता है। तो ऐसे कंडीशन में जब बराबर हो, ये बटे में अब देखिए हो सकता है प्राइस किसी की ज़्यादा और कम हो, तो इसलिए दोनों का रेशियो लिया है कि MUX/PX। जैसे यहाँ अगर मान लेते हैं यहाँ 10 था, 10/5 2 है ना, और दूसरे चीज़ से उसको मिला है 22, मान लेते हैं 22 मान लिया, लेकिन उसकी कीमत 11 थी, तो 22/11 भी रेशियो आया 2, तो MUM 2 था। तो ऐसे कंडीशन में वहाँ पे क्या करेगा, कंजम्पशन और आगे नहीं करेगा और वो संतुलन की स्थिति में होगा। तो ऐसे में भी आप पहला काम डेफिनेशन करेंगे, फिर दूसरा काम ये करेंगे, और तीसरे काम में आप टेबल बनाकर ग्राफ बनाकर दिखा सकते हैं, है ना। तो ये आपको दिखाएगा कि किस तरीके से उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में होता है। अब देखिए, मैंने जब आपका अनादिमान वक्र का विश्लेषण से बताया इंडिफरेंस कर्व से, तो मैंने पहले बता दिया है कि इंडिफरेंस कर्व में जहाँ पे वो उसके बजट लाइन को टच करेगा वहाँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का स्टेज होगा, ठीक है ना, ये होगा, ये बजट लाइन है और ये उसका IC है। अब देखिए, अब ये सब भी पॉइंट है, MRS मस्ट बी डिक्रीजिंग, MRS डिक्रीज होता है, और इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये सब बता चुका। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिमांड, है ना। तो डिमांड क्या है, मांग क्या है, मांग वस्तु की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता निश्चित कीमत व निश्चित समय पर खरीदने को तैयार है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए कि डेफिनेशन डिमांड का क्या है, कि जो डिमांड इज द क्वांटिटी विच कंज्यूमर इज रेडी टू बाय एट पर्टिकुलर प्राइस एंड टाइम, है ना। यहाँ पे डेफिनेशन अभी क्वांटिटी डिमांडेड का है कि इट इज दैट क्वांटिटी विच इज कंज्यूमर इज एबल एंड इज विलिंग टू बाय एट गिवन प्राइस एंड इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, है ना। सेम चीज़ है कि जो कंज्यूमर जो क्या है वो एबल है, मान लेते किसी पे पैसे ही नहीं है तो उसकी कोई मांग नहीं है ना, या कोई पैसे हैं लेकिन विलिंग नहीं है, वो खरीदना ही नहीं चाहता, खर्च करने को तैयार नहीं है, यानी कि बिल्कुल महाकंजूस है, उसकी भी कोई मांग नहीं। मांग तो तब है जब उसको वो खरीदने को तैयार है और विलिंग भी है और उस पर पैसे भी हैं। अब देखिए मार्केट डिमांड क्या है, टोटल क्वांटिटी परचेस्ड बाय ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट एट गिवन प्राइस एंड गिवन पीरियड ऑफ टाइम, है ना, बाजार मांग इसको हम कहते हैं। ये दोनों ही चीज़ों को केवल डेफिनेशन। अब देखिए वर्ड आया है फंक्शन, ये बिल्कुल ध्यान रखिए, आगे तक काम आएगा, आपके सेकंड टर्म तक काम आएगा। कभी भी ये मिले तो आप लिखा कीजिए फंक्शनल रिलेशनशिप, है ना, यानी कि ये फलन क्या है, फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। अब मांग क्या है, मांग किसके बीच के फलनात्मक संबंध होंगे, जैसे कि वस्तु कौन कौन सी चीज़ है, समय क्या है, उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स की क्या है, तो ये सब चीज़ों का फलनात्मक संबंध यानी कि फंक्शनल रिलेशनशिप क्या कहलाता है, डिमांड फंक्शन कहलाता है। अब डिमांड शेड्यूल क्या है, ये टेबल है जो दिखाता है कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एट वेरियस प्राइसेस। जैसे अगर मान बात करूं कि अगर कीमत 1 2 3 4 ऐसे ले लीजिए और इधर डिमांड क्या करिए, यहाँ एक पे सबसे ज़्यादा 50 50 45, है ना, ऐसे करके 40 ऐसे करके दिखा दीजिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा कि ये मांग अनुसूची हो जाएगा। और जब हम इसके कर्व की बात करेंगे तो इसी को हम ऐसे जब दिखाएंगे इन द ग्राफ में हम वो दिखाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, डिमांड कर्व हो जाएगा। तो अब समझिए कि ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी है। मांग अनुसूची के बाद मांग वक्र यानी कि रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण मांग वक्र को कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि जब हम बात करें तो वो रेखा चित्र में इसके बाद अब ये आ गया है। अब जरा ध्यान दीजिए कि और कोई क्वेश्चन यहाँ, लॉ ऑफ डिमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, मांग का नियम, है ना, ये इधर भी होना चाहिए, ये रहा, ठीक है। तो मांग का नियम यह बतलाता है कि अन्य बातें समान रहने पर, ये ध्यान रखिएगा कि बीइंग अदर टर्म्स कांस्टेंट, ये वर्ड हमेशा याद रखिए कि रिमेनिंग थिंग्स आर बीइंग कांस्टेंट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी डिक्रीज, ठीक है ना।
जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ती है तो मांग गिरती है, कीमत बढ़ने पर मांग गिरती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। अन्य बातें पूर्ववत रहने पर यह मांग का नियम कहलाता है। सीधी सी बात है। अगर वर्ड टू वर्ड कहें तो कीमत बढ़ने पर मांग गिरती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। ठीक है ना। अगर टमाटर सस्ते होंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, टमाटर अभी बहुत महंगे हैं तो उसकी डिमांड कम है। तो वो चीज़ क्या कहलाता है? मांग का नियम कहलाता है। इसी को लिखा है इन्होंने कि जो ये वर्ड लिखा है कि कांस्टेंट, अदर टर्म बीइंग कांस्टेंट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस। यानी कि दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है और ये कहलाता है, इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप, है ना। अब जरा देखिए कि चेंज इन डिमांड, when demand changes due to change in any one of its determinants other than the price। अब ये वर्ड याद रखिएगा। अब यहीं पे बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में थोड़ा सा अलग ऊपर नीचे होने के कारण बार बार दिक्कत हो रही है ना। दिए रहा मांग में परिवर्तन, ठीक है, और मांग की मात्रा में परिवर्तन, दोनों वर्ड यहाँ मिल गए इकट्ठे। ठीक है, यहाँ नहीं मिला। ठीक है। अब देखिए मैं बता देता हूँ, लेकिन मांग में परिवर्तन क्या है? जैसे कि अन्य कारक में परिवर्तन के कारण, सपोज करिए कि कोई एक चीज की कीमत की बजाय दूसरे की कीमत, कॉफी बहुत सस्ते हो गए, कॉफी बहुत सस्ते हो गए अगर, तो लोग चाय पीने वाले भी कॉफी पीने लग जाएंगे। तो इसके कारण जो है कॉफी पे के कारण चाय पे फर्क पड़ा है। चाय पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, चाय का कीमत वही है। तो चाय की कीमत वही होने के बावजूद भी अगर उसकी डिमांड पे फर्क पड़ा है तो इसको हम कहेंगे चेंज इन डिमांड है ये, यानी कि मांग में परिवर्तन है। लेकिन जब ये वर्ड मात्रा में परिवर्तन, क्वांटिटी वर्ड यहां लग जाए, याद रखिएगा क्वांटिटी वर्ड लग जाए, तो वो होगा प्राइस के कारण। ठीक है जी, वो क्या होगा? प्राइस के कारण होगा। लेकिन क्वांटिटी वर्ड नहीं लगा है तो वो क्या होगा? रेदर देन प्राइस होगा, प्राइस को छोड़कर अन्य कारणों से होगा। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिए कि सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बता दूं। मैं इसके नोट्स के अकॉर्डिंग ही चलता हूँ। ठीक है, कि कौन कौन से है यहाँ पे मिल भी गया है। जैसे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी वस्तु की मांग को कैसे प्रभावित होगा? प्राइस ऑफ गुड्स, कीमत के कारण होगा सबसे पहले, और प्राइस को छोड़कर अदर फैक्टर जिसके कारण भी होगा। यानी कि दूसरे फैक्टर्स कौन से हैं? इनकम, अगर मान लेते हैं कंज्यूमर की आमदनी बढ़ गई, दिवाली पे सबको बोनस मिल गए, बाजार में रौनक है, तो ये क्या है? चेंज हुआ है डिमांड में, लेकिन प्राइस के कारण नहीं हुआ है। और इसका कारण ये भी है कि इसके बाद लोग प्राइस भी बढ़ा दे रहे हैं, फिर भी डिमांड है, क्योंकि सबको पता है बोनस मिले लोगों को तो बाजार में आएंगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, मान लेते हैं प्रेफरेंस है लोगों की कि उनको तो कैंपा ही चाहिए, तो ऐसे में क्या होगा? कैंपा की कीमत का फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसको भी हम चेंज इन डिमांड कहेंगे। चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड, जैसे मैंने बताया कि वस्तुओं की जगह संबंधित वस्तुओं की कीमत, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाने से चाय की कीमत का नहीं होने पे भी मांग क्या हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि कॉफ़ी पीने वाले भी चाय पीने लगेंगे। तो इसको हम कहेंगे कि ये भी चेंज इन डिमांड है। उपभोक्ताओं की संख्या, अगर मान लेते पॉपुलेशन ही बढ़ने लग जाए तो मांग भी बढ़ेगी। आय का वितरण, है ना, जहां देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अलग से कंपिटेंसी में भी आ जाता है। अगर जहां समान वितरण है, सब बराबर आय वाले रहते हैं, तो वहां मांग ज्यादा रहती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर देख लेते हैं कि एक समान आय वाले ने, एक ने गाड़ी खरीदी तो उसको देखकर दूसरे ने, तीसरे ने, है ना। तो ये ध्यान रखिए कि आय का वितरण भी इस पे फर्क पड़ता है। अब जरा यहाँ आ जाता है क्वेश्चन, अब इस पे ग्राफ, और ये देखिए कभी भी ऐसे आए तो आप टेबल बना के, जैसे मैंने बताया, ऐसे लेफ्ट एंड राइट करिए, लिखिए एक्सपेंशन या एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन। सबसे पहली चीज, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दो क्या है? एक को हम कह रहे हैं मांग में विस्तार और दूसरे को कहते हैं मांग में संकुचन। तो मांग में विस्तार क्या है? कीमत कम होने से मांग का बढ़ना, कीमत कम होने से मांग का बढ़ना। क्या हुआ? जैसे कीमत कम हुआ है और मांग इधर बढ़ गई है, तो इसको हमने कहा क्या है? एक्सपेंशन है। ठीक है। और
दूसरी बात, कीमत घटने पर मांग का बढ़ना एक्सपेंशन है, तो कीमत बढ़ने पर मांग का गिरना कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड है। ठीक है ना, यानी कि कीमत में वृद्धि हुई है तो मांग में कमी आ गई है, तो इस कारण से क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। जबकि इंक्रीज इन डिमांड, इसको हम हमेशा डॉटेड लाइन से ग्राफ बनाएंगे, ऐसे करके ये आगे डॉटेड 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 लाइन दे दिया, जैसे यहाँ दिया है। कीमत वही है, मांग बढ़ गई तो इंक्रीज इन डिमांड, कीमत वही है, मांग गिर गई तो डिक्रीज इन डिमांड। अब क्वेश्चन में इन दोनों में डिफरेंस आ गया, तो आप पहले इसको लिखिए, ये ड्यू टू प्राइस, ये कीमत के कारण है, और दूसरा कीमत को छोड़कर अन्य कारण से है। और पहला तो डेफिनेशन आपको लिखना ही है पॉइंट तो, और तीसरा में एग्जाम्पल लिखे, और चौथे में ग्राफ बना दीजिए, हो गया काम खत्म। आ गया कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि मांग में संकुचन और मांग में कमी में अंतर बताइए। तो पहले ये डेफिनेशन लिखिए, कीमत में वृद्धि होने से मांग का गिरना मांग में संकुचन कहलाता है, और ये कीमत को छोड़कर अन्य कारणों से मांग का कम होना मांग में कमी कहलाता है। हो गया डेफिनेशन। दूसरा आप लिखेंगे एग्जाम्पल, मैंने कहा ठीक है कि ये कीमत में की जगह कोई और कारण से मांग में, कीमत में वृद्धि होने से मांग का कम हुआ है। ठीक है ना, कीमत बढ़ने के कारण, अगर चाय की कीमत बढ़ने से कॉफ़ी की मांग, चाय की कीमत बढ़ने से चाय की मांग कम हुई है तो मांग में संकुचन है। जबकि कॉफ़ी की कीमत के कारण चाय की मांग में कमी हुई है तो मांग में कमी है। और उसके बाद ग्राफ बना दिया, तो ये हो गया कि आय में कमी होने के कारण, जैसे यहाँ एग्जाम्पल बहुत अच्छा लिखा, आय में कमी होने के कारण मांग में कमी हो गई। ठीक है, तो मांग में कमी, तो ऐसे दोनों को बनाइए और ग्राफ बनाइए, बीच में पॉइंट लिखिए, और बहुत सुंदर सुंदर डिफरेंस कभी भी आए इकोनॉमिक्स में तो लिखना चाहिए। अब देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये जो है एक क्वेश्चन और छूट गया। देखिए स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, ये भी नेगेटिव होता है स्लोप, और इसका कारण क्या है कि कीमत बढ़ने पर जो है मांग में कमी क्यों आती है, या कीमत घटने पर मांग क्यों बढ़ जाती है। कीमत घटने पर मांग इसलिए भी बढ़ जाती है कि वास्तविक आय बढ़ जाती है, कुछ स्थानापन्न प्रभाव, आय प्रभाव, ये सब होता है। तो स्थानापन्न प्रभाव में जो वस्तु का प्रयोग दूसरे वस्तु का प्रयोग कर रहे थे वो भी वस्तु, अब इस वस्तु का, जैसे कि चाय की कीमत कम हुई है तो कॉफ़ी की तुलना में ज़्यादा सस्ती हो गई तो इसलिए भी उसकी मांग बढ़ गई है, या कॉफ़ी की कीमत कम हुई है तो चाय की तुलना में वो सस्ती लग रही है, इसी को हम स्थानापन्न प्रभाव कहते हैं। और आय प्रभाव यानी कि इनकम इफेक्ट क्या कहते हैं, लोगों की वास्तविक आय बढ़ जाती है। जैसे कि अगर टमाटर सस्ते हो गए तो वो उसी आमदनी में आधा केजी लेना चाह रहे थे, अब 1 केजी लेके चले आए, तो इसके कारण भी मांग बढ़ गई। ठीक है ना, और तीसरा उसका एक ये भी प्रभाव है कि जो दूसरे वस्तु जो खरीद रहे थे वो लोग भी करने लगते हैं, तो इस कारण से मांग का वक्र दाईं ओर ढालू होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि राइटवर्ड जो है स्लोप क्यों होता है। ठीक है ना, तो उसका आंसर आप ऐसे दे सकते हैं। अब बात आए कि मांग की कीमत लोच क्या है, तो कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप मांग की मात्रा में होने वाले प्रति क्रियात्मक प्रतिशत परिवर्तन को संख्यात्मक रूप में दर्शाना मांग की कीमत लोच कहलाता है। यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ डिमांड इज मेजरमेंट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। आप इसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें कि कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन की दर को मांग की लोच कहते हैं। ठीक है ना, इसको लिख भी लीजिए अगर आपको डेफिनेशन ऐसा ना मिले कहीं तो, है ना, कि चेंज इन प्राइस, रेट ऑफ द चेंज ऑफ प्राइस, क्वांटिटी ऑफ अ डिमांड, क्वांटिटी ऑफ अ गुड्स ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, एंड दैट रेशियो इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको हम प्रतिशत परिवर्तन में डेफिनेशन लिखे तो और भी ज्यादा इजी है कि इट इज द रेशियो ऑफ डेल्टा क्यू परसेंटेज बाय डेल्टा पी, जो कहते हैं ना कि कीमत में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन के प्रतिशत को कहते हैं। तो क्या है कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज परसेंटेज इन क्वांटिटी एंड चेंज परसेंटेज ऑफ प्राइस। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट होगा, है ना। अब देखिए कि ये अब आ जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालने का तरीका। हमेशा जब भी निकालना है तो एक ऐसे बॉक्स बनाइए, ठीक है ना, ये बॉक्स बनाइए, यहाँ लिखिए पी, यहाँ लिखिए क्यू, है ना, ऐसे 3 बना लीजिए। अब यहाँ पी और यहाँ क्यू लिखा है आपने, इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी, बाद का प्राइस और बाद की क्वांटिटी, फिर चेंज इन डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी,
इंटू पी बाई क्यू। जो डेफिनेशन ये ज़्यादा बेटर है ना। ये Q2 माइनस Q1 ऐसे करके लिखते हैं तो उसमें आपको दिक्कत आ जाती है। जब आप निकालेंगे तो ये ध्यान रखिए, अगर नीचे से ऊपर को घटा रहे तो ये नीचे से ऊपर को ही घटाएंगे अगर, तो आपका ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है दोनों के बीच का रिलेशन नेगेटिव है। तो उसको आप माइनस को ऐसे ब्रैकेट में लगा दीजिए। ये केवल ऋणात्मक संबंध को बताता है। अब क्वेश्चन इसमें कई बार आ जाता है कि आप वस्तु की प्रकृति बताइए, नेचर ऑफ गुड। तो आप बताइए, अगर मान लेते हैं आपकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा आ गई है, 2 आ गई, 1.7 आ गई ऐसे, तो आप कहिए कि ये ज़्यादा लोचदार वस्तुएं कौन होती है? विलासतापूर्ण वस्तुएं हो सकती हैं। अगर लोच उसकी 1 आई है तो आप सामान्य वस्तु है। अगर बहुत कम आई है तो आप कहिए कि वो बेलोचदार वस्तु है, यानी कि इन इलास्टिक गुड्स है। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है? अनिवार्य वस्तुएं हैं। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। एक्चुअली टाइम बढ़ता जा रहा है और मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हो। ये रहा ये डेफिनेशन, यहाँ मिल गया तो आप हिंदी में इंग्लिश में दोनों में समझिए। इसी को आप मांग की लोच का डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं कि चेंज परसेंटेज ऑफ डिमांड, ये ऊपर वाला हो गया, चेंज इन परसेंटेज ऑफ प्राइस ये नीचे का हो गया, और इसी में वर्ड जोड़ दीजिए रेशियो ऑफ करके, तो ये हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का शॉर्टकट का फार्मूला। अब कुल व्यय विधि क्या है? कुल व्यय विधि यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या करते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर को दिखाते हैं कि अगर प्राइस बढ़ाने पर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, प्राइस गिराने पर टोटल एक्सपेंडिचर गिर जाए, ठीक है ना, तो हम कहेंगे ईडी लेस देन 1 है। प्राइस बढ़ाने पर, यानी कि ध्यान रखिएगा, अगर दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है तो ईडी लेस देन 1 है। प्राइस बढ़ाने पर ईडी घट जाए, प्राइस घटाने पर टोटल एक्सपेंडिचर, मैं कह रहा हूँ प्राइस घटाने पर टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि कुल व्यय बढ़ जाए, तो हम वहाँ पे कहेंगे कि वो ग्रेटर देन 1 है। इसको एग्जाम्पल से मैं बहुत अच्छा और समझाता, लेकिन टाइम की कमी है, वीडियो बड़ा होता जा रहा है। देखिए, जैसे सपोज करिए कि किसी चीज़ की कीमत 4 है, 5 है और 6 है, ऐसे है। और यहाँ पे पहले 4 पे मैं इनिशियल ले लेता हूँ। पहले इसकी डिमांड थी 100 है, बाद में 5 हुआ है तो 80 है, ठीक है ना। अब जरा टोटल एक्सपेंडिचर देखिए, टी बराबर पी इंटू क्यू होता है, कई बार ये क्वेश्चन में दिया होता है। तो यहाँ पी क्यू क्या है? 400 है, और यहाँ पे 8 गुना 5 ये भी 400 है। तो अब सपोज करिए क्या है, कंज्यूमर के पास तो टोटल जो बिजनेसमैन है उस पर तो इतने ही रुपए आए, क्वांटिटी भी ज़्यादा चली गई। अब मैं एक कंडीशन को बदल देता हूँ, 4 और 5 को भी मैं सेम रखता हूँ, और देखिए क्या होता है। अगर यहाँ 90 हो जाता तो कीमत बढ़ने पर टोटल एक्सपेंडिचर 450 होता, ठीक है ना, यानी कि मांग में तो हम कहते हैं ईडी लेस देन 1 है। लेकिन अगर ये 70 हो जाता तो पैसे तो 350 ही आ जाते, उल्टा रिलेशन हो जाता, कीमत बढ़ गई है और टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गई, तो हम वहां पे कहते ईडी ग्रेटर देन 1 है, यानी कि थोड़ी सी कीमत बढ़ाया क्या, डिमांड बहुत ज़्यादा गिर गई है, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर मैं 5 के बाद 6 करता हूँ, तो ये तो अब एक ही इतने ही सफिशियंट है आपको समझने के लिए कि अगर आप शॉर्टकट में समझिए, ईडी ग्रेटर देन 1 का मतलब है नेगेटिव रिलेशन, कीमत बढ़ाने पे वो बहुत ज़्यादा टोटल एक्सपेंडिचर कुल व्यय कम हो जाता है, और लेस देन 1 का मतलब है बिल्कुल दोनों में बराबर संबंध है। एक को बढ़ाया, ऐसे याद रखिए, एक को बढ़ाया तो दूसरा भी बढ़ गया। कीमत बढ़ाने से कुल व्यय बढ़ी, कीमत घटाने से कुल व्यय कम हो गई, तो ईडी लेस देन 1, और बराबर रह गया तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुल व्यय बराबर ही रह जाए। बराबर जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था 4 और 5 पे 100 और 80 का, तो यहाँ पे ईडी इक्वल्स टू 1 है। अब ये आ गया ईडी बराबर 0, ये बिल्कुल जो है इन इलास्टिक है, यानी कि एक ये एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे नमक है ना, पूर्ण बेलोचदार वस्तु है। ईडी बराबर इन्फिनिटिव, ये बिल्कुल ही जो परफेक्ट इलास्टिक है, पूर्णतः लोचदार वस्तु, ये सब जो है पूर्णतः लोचदार वस्तु जो है, परफेक्ट इलास्टिक, ये सब अनरियल कंडीशन है, लेकिन ये तीनों ज़्यादा होते हैं। ईडी ग्रेटर देन 1 इक्वल्स टू, ये तीनों ग्राफ आप समझ जाइए, और ये जो है ईडी लेस देन 1, ये देखिए ग्राफ ऐसे है ज़्यादा, ठीक है ना, और जबकि ग्रेटर देन 1 वाला ऐसे, तो ये समझिएगा। मैं एक्चुअली देखिए इतना आसान काम नहीं है कि पूरी किताब को मैं कवर कर रहा हूँ, एक पीरियड होता है लगभग 1 आवर का, लेकिन वही है, इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि किताब के साथ साथ इन दोनों को ही रोल ओवर करना है। अब ज़रा ये क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़ा सा।
है ना, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और कई क्वेश्चंस छूट भी गए हैं, जहाँ तक मुझे मतलब अभी ऊपर मुझे मिला नहीं है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है कि नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं, सामान्य वस्तुएं किसे कहते हैं। वो वस्तुएं जिस पे कीमत प्रभाव जिनका ऋणात्मक हो, कीमत बढ़ने पे जिनकी मांग कम हो जाती है, यानी कि सामान्य वस्तुएं। और यदि कीमत घटने पे भी मांग जो है ना बढ़े, तो हम ऐसे वस्तुओं को घटिया वस्तुएं कह सकते हैं, है ना। यानी कि और आय प्रभाव एक चीज़ और समझिएगा, जैसे गिफिन वस्तुओं का भी नाम आ जाता है। अंतर बताइए घटिया वस्तु और गिफिन वस्तु। जैसे आय बढ़ने पर अगर किसी चीज़ की मांग कम हो गई, मान लेते हैं एक साधारण नमक है, लोगों की आय बढ़ गई और मांग कम हो गई, है ना। तो ये समझना है आपको कि जो यहाँ इंफीरियर गुड्स दिया है, गिफिन वस्तुएं, जैसे कि मैंने अभी बता ही दिया कि आय बढ़ने पे भी मांग कम हो गई है। और यहाँ एक चीज़ दिया है कि इंफीरियर गुड्स, है ना, घटिया वस्तुएं, जिसमें क्या लिखा है कि इनकम इफेक्ट ऑफ अ कमोडिटी इज नेगेटिव, यानी कि इट इज कॉल्ड इंफीरियर गुड्स। यानी कि इनकम बढ़ने पर उसकी मांग क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ऐसी वस्तुओं को घटिया वस्तुएं कहते हैं। हालांकि आप किताब में घटिया वस्तुओं और गिफिन वस्तुओं में डिफरेंस भी देख लीजिएगा, जिनको ज़्यादा करना है। अदरवाइज ये मैं जल्दी जल्दी कवर करूं, है ना। पानी की मांग बेरोजगार क्यों होती है, क्योंकि पानी अनिवार्य वस्तु है। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, हीरा क्यों महंगा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो दुर्लभ है, स्कार्सिटी है उसकी ज़्यादा, है ना। अब देखिए और भी मार्केट डिमांड बता ही दिया आपको कि टोटल डिमांड जो है कंज्यूमर का, मार्केट डिमांड रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटी डेट ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट आर रेडी एंड एबल टू परचेज। यानी कि बाजार में जितनी वस्तुओं की कुल मात्रा बिकने के लिए है, जो और मांगी जा रही है, खरीदने के लिए उपभोक्ता तैयार है, उसको हम बाजार मांग कहते हैं, है ना। निश्चित समय व निश्चित कीमत पर खरीदने को तैयार है। अब यहाँ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आ ही गया दोबारा से, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता ही दिया कि एमआरएस भी और एमआरटी भी दोनों ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। कि ये क्या है, रेट एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सब्स्टिट्यूट गुड वाई फॉर गुड एक्स, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पे दोनों का है डेफिनेशन, आप देख लीजिए, है ना। इसके बाद बजट रेखा, ये बिल्कुल समझिए, इसको समीकरण कई बार आ जाता है, पी एक्स इंटू एक्स, पी वाई प्लस वाई, दोनों को जोड़ के मनी के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बजट रेखा। इसके बाद डाउनवर्ड मूवमेंट, मैंने बता दिया डाउनवर्ड मूवमेंट का कारण क्या है डिमांड का, कि कीमत, कहने का मतलब यह है कि कीमत घटने पे मांग क्यों बढ़ी थी। तो तीनों प्रभाव आपको बताया था, आय प्रभाव और स्थानापन्न प्रभाव रहे। एक कुछ नए कंज्यूमर्स की संख्या भी बढ़ जाएगी, अगर कॉफ़ी सस्ते हो जाएंगे तो हो सकता है कुछ नए कंज्यूमर भी उसको खरीदने लग जाएं। अब ज़रा देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। देखिए ये क्वेश्चन आएगा आएगा, आपको बता रहा हूँ मैं बिल्कुल ही, क्योंकि जो भी टॉपिक है वो आपको समझना है कि उस क्वेश्चन में पूरा का पूरा ही है कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है ना। जो क्वांटिटी डिमांडेड जहाँ पे भी लिखा है उसका संबंध किससे है, कीमत से है। आप समझिए क्वांटिटी डिमांडेड लिखा है तो इंक्रीज इन डिमांड है, तो उसका संबंध किससे है, रेदर देन प्राइस से है ना। तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है ना। बिल्कुल ये क्वेश्चन जो कि यहाँ है ना, मांग की, वस्तु की मांग में परिवर्तन और मांग में वृद्धि और मांग की मात्रा में परिवर्तन, ये ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। और मांग में कमी और मांग की मात्रा में कमी, तो दोनों में समझिए, एक तो प्राइस वाला ही हो गया, ग्राफ भी बनाना है, एग्जाम्पल भी देना है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। दो वस्तुओं की स्थिति में एम यू एक्स पी एक्स वाला, ठीक है। स्थानापन्न वस्तुएं ये आ गई हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं, जो एक दूसरे के स्थान में प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है ना। और ये क्या होता है कि जैसे कि चाय और कॉफ़ी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पेप्सी एंड कोक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि एक पेप्सी की कीमत बढ़ जाएगी तो क्या होगा, कोक की मांग कम हो जाएगी, ठीक है ना। और पूरक वस्तुएं वो होती है कंप्लीमेंट्री गुड्स, जो एक दूसरे के साथ में प्रयोग में आती हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि जैसे पेट्रोल की कीमत कम होगी तो गाड़ी की मांग कम हो जाएगी, पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो गाड़ी की मांग कम हो जाएगी, ठीक है ना। ये अपोजिट रिलेशन हो गया उसमें। पेट्रोल की कीमत यहाँ लिख सकते हैं आप, एक प्राइस वाला ये पॉइंट होता है और या डिमांड होता है ये, ठीक है ना। ये प्राइस और ये क्वांटिटी का होता है। तो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो गाड़ी की मांग कम होगी, है ना। तो ये पूरक वस्तुएं हो गई, कंप्लीमेंट्री गुड्स कहेंगे। और स्थानापन्न वस्तुओं में अगर देखा जाए, चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफ़ी की मांग
बढ़ जाएगी, क्योंकि चाय की कीमत बढ़ गई तो लोग कॉफ़ी पिएंगे, तो ऐसे ग्राफ हो जाएगा उसका, ठीक है ना। तो ये समझना है आपको। नॉर्मल गुड्स बता ही दिया, इन्फीरियर गुड्स आपको बता ही दिया, गिवन वस्तुएं भी मैंने साथ में बता दिया है ना। मुझे यहाँ मिला नहीं है वैसे वो, ठीक है। नेचर ऑफ कमोडिटी, वस्तुओं का जो यहाँ पे ये है प्राइस इलास्टिसिटी। हाँ, ये देखिए इसका जो है क्या महत्व है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये ध्यान रखिए कि जो व्यवसायी है, जो वस्तुएं इन इलास्टिक होती है यानी कि बेलोजदार होती है, उसकी कीमत वो ज़्यादा बढ़ा सकता है, ठीक है ना। और उस पर सरकार भी क्या करती है, टैक्स ज़्यादा लगा सकती है, क्योंकि उनको पता है इसकी डिमांड तो कम होनी नहीं है। लेकिन अगर कोई वो इलास्टिक वस्तु है, इलास्टिक यानी कि लोचदार है, तो उसकी कीमत भी घटाई जा सकती है ताकि मांग बढ़े, प्रॉफिट बढ़े। टैक्स भी घटाया जा सकता है ताकि उसकी डिमांड बढ़े, तो बिजनेसमैन को भी प्रॉफिट होगा और सरकार को भी होगा। तो ये आपको समझना है। ये सब कुछ ग्राफ है, पॉइंट्स हैं, है ना। और ये आगे है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मैं बता चुका हूँ, मैं रोल कर रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप वहाँ पे उसको आप आगे कर लें, ठीक है। मैंने न्यूमेरिकल में कई बार, हाँ ये छूट गया कि न्यूमेरिकल में कई बार इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही दे देते हैं। जैसे वो -1 दे दिया है, तो आप समझिए माइनस को तो ब्रैकेट में रखिए, है ना। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करेंगे तो आपको पता है कि माइनस में ही आएगा, तो माइनस से माइनस को फिर काट दीजिए। और बाकी ये ध्यान रखिए, जब भी आंसर मिलाइए तो लास्ट में देख लीजिए कि आपका क्या ऐसा हुआ है क्या कि कीमत बढ़ाने पर मांग घटी है या नहीं घटी है, या कीमत घटाने पर मांग बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। अगर आपका उल्टा आ रहा है तो आपने गलती की है, उसको चेक कर लीजिए। दूसरी बात, क्वेश्चन में और ट्विस्ट करने के लिए एक को परसेंटेज में दे देते हैं और दूसरे को वो क्वांटिटी में दे देते हैं। तो आप ध्यान रखिए, दूसरे को भी परसेंटेज में निकाल लीजिए। परसेंटेज में निकालने का तरीका है, नीचे इनिशियल वाला आएगा, ऊपर बाद वाला आएगा, गुणा में 100, तो दोनों के परसेंटेज निकल जाएंगे। फिर ऊपर आप मांग में परिवर्तन यानी कि चेंज इन डिमांड परसेंट ऊपर रखिए, और चेंज इन सप्लाई पर चेंज इन प्राइस वाला हिस्सा नीचे रखिए, यानी कि मांग में प्रतिशत परिवर्तन ऊपर और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन नीचे, और काट दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन डिफरेंस कर्व की जो है ये प्रॉपर्टी भी बता ही चुका हूँ मैं, है ना, कि इन डिफरेंस कर्व की विशेषताएं 6 नंबर में दी हैं, ये तीनों ही बता चुका आपको, है ना। एमआरएस वाला ही टॉपिक हो गया, अनादिमान वक्र बता दिया, विशेषताएं बता दी। और ये आपको पता ही है, जो टच कर रहा है यहीं पे, यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, नॉर्मल इन्फीरियर गुड्स, ये सब आपको बता चुका हूँ। मैं बस रोल कर रहा हूँ कि आपकी नज़र में जहाँ हो आप उस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि वीडियो तो वैसे ही लंबा हो ही चुका है ना। अब इसमें कोई दो राय नहीं, ये सब क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, है ना। डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देखिए बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, और मैं कह रहा हूँ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आएगा आएगा, एक डिफरेंस तो आना ही आना है, चाहे वो एक्सट्रैक्शन और वृद्धि इंक्रीज में आ जाए, चाहे वो चेंज वाला आ जाए, जो आपको बताया है क्वांटिटी एंड उसमें चेंज इन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। अब इसके बाद है लास्ट वाला ये टॉपिक हमारा, इसका इसके एक ही पॉइंट हमें करने हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो प्रोडक्शन फंक्शन है। प्रोडक्शन फंक्शन, वही फंक्शन जब भी वर्ड है तो फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट ऑफ अ गुड। अब इसके बाद देखते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन भी हो सकता है और लॉन्ग रन भी हो सकता है। शॉर्ट रन का मतलब ये तो फलनात्मक संबंध है, मतलब कितना इनपुट किया और कितना आउटपुट मिला मुझे, है ना। और इसके दो प्रकार हैं, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। अब ये समझना है कि अल्पकाल का मतलब है शॉर्ट रन। शॉर्ट रन क्या होता है? शॉर्ट रन को अगर हम देखें तो जिसमें हम सिर्फ वेरिएबल्स को बदल सकते हैं। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे रॉ मटेरियल है। मान लेते हैं कि पहले मैं एग्जांपल इसका दूं आपको, कि एक व्यक्ति प्रोडक्शन कर रहा था और उसके पास ऐसा लगा कि उसकी डिमांड बढ़ रही थी अपने गुड्स की, तो वो क्या करेगा? 2-4 लेबर बढ़ा लेगा, कुछ रॉ मटेरियल बढ़ाएगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तो शुरुआत वो ऐसे ही करता रहेगा, तो उसको जो रिटर्न मिलेगा उसी को हम शॉर्ट रन में मिलने वाले रिटर्न कहते हैं, ठीक है ना। और वो परिवर्ती अनुपात का नियम आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरी चीज क्या है कि अगर वो लंबे टाइम तक उसको प्रॉफिट हुआ तो वो जो कमाएगा तो सीधी एक यूनिट से अब दूसरी यूनिट मशीन की ले सकता है, लेकिन वो दीर्घ काल में कर पाएगा तो उसको हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं, जिसमें हर चीज क्या हो जाता है? वेरिएबल हो जाता है, यानी कि हर चीज़ को हम बदल सकते हैं। लेबर बदलेंगे, फंक्शन बदलेंगे, मशीनरी बदलेंगे, यूनिट्स बदलेंगे, सब कुछ बदलेंगे। तो ये दोनों ही का डेफिनेशन है
टोटल प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन का मतलब आप समझ ही रहे, उत्पादन क्या है कि एक निश्चित समय में प्रयुक्त की गई सभी परिवर्ती साधनों की इकाइयों द्वारा किए गए सम्मानित उत्पाद का योग। इसको आप यूं कह सकते हैं कि एम जितने भी मार्जिनल प्रोडक्ट है उसके यूनिट्स के सम को, और सिंपल डेफिनेशन रखें कि कुल उत्पाद वह मात्रा है जिसका कुल उत्पादन किया गया है, जितनी मात्रा का कुल उत्पादन किया गया है ना। तो वो जो है, अगर आप जैसे 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट लिया और एमपी आपको पता ही है जोड़ रहे हैं, पहले से 10 मिला 8 मिला 9 मिला 7 मिला ऐसे करके उसको जोड़ दिया तो कुल उत्पादन है, टोटल मात्रा। टोटल प्रोडक्ट refers to total amount of good which is produced by a firm by using a given unit of variable factor in a given period of time। to the point definition है, बिल्कुल इजी है ना, कि टोटल अमाउंट ऑफ अ गुड है, उत्पादन की कुल मात्रा जिसे उत्पादक कर पा रहा है, सिंपल सी भाषा है ना आप बिल्कुल। और एवरेज यानी कि औसत उत्पाद है, यानी कि प्रति इकाई होने वाले उत्पादन को औसत उत्पाद कहते हैं। अब जो भी डेफिनेशन है आप उसको पढ़ लीजिए, जो आपको ये रहा, प्रति इकाई परिवर्ती कारक के उत्पादन को औसत उत्पाद कहते हैं, ठीक है ना। और एक शॉर्टकट ही यही बता दूं मैं, ए टी एंड क्यू, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है ना, ए टी क्यू याद रखिए। ये ए है, अगर पी लगाया तो यहाँ पे भी पी लगाया, यहाँ ए पी बराबर टी पी बाई क्यू हो गया, टोटल प्रोडक्शन बाई क्वांटिटी। ए सी औसत लागत है तो टी सी बाई क्यू हो गया। ए आर है औसत रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू है तो टी आर बाई क्यू हो गया, यानी कि टी के साथ आर बाई क्यू, ए आर है तो पी सी आर, है ना, याद रखिए पी सी आर की गाड़ी वो एन होती है ना। तो पी सी आर, ए पी है तो टी पी बाई क्यू, ए सी है तो टी सी बाई क्यू, ए आर है तो टी आर बाई क्यू। बहुत सिंपल है, ऐसे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि औसत क्या है, जो प्रति इकाई होने वाले उत्पाद को औसत उत्पाद कहते हैं। अब हम सीधा आ जाते हैं तीनों के रिलेशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर में आपके आ भी सकता है, 99% आ नहीं सकता, आएगा ही। यहाँ देखिए एम पी जीरो है, एम पी जीरो तो टी पी क्या है, मैक्सिमम, क्लियर। और यही जो है ये, इसको हम शॉर्ट रन उत्पाद कहते हैं। पहले तो आप इसका डेफिनेशन बताइए, परिवर्ती अनुपात का नियम क्यों कहते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों कहते हैं। क्योंकि वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब है अनुपात बदल रहा है। पहले जैसे एक मशीन है 2 मजदूर है, फिर एक मशीन है 4 मजदूर हो गए, एक मशीन है, ये रेशियो बदल रहा है ना। एक मशीन है 5 मजदूर हो गए, एक मशीन है 6 हो गए, एक मजदूर का एग्जाम्पल लिया है। तो ये रेशियो क्या है, ये रेशियो चेंज हो रहा है, इसीलिए हम इसको परिवर्ती अनुपात का नियम कहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें 3 स्टेजेस मिलते हैं। मैं सीधा 3 स्टेजेस पे आ जाऊं। चलिए पहले ये दोनों चीजें बताए हैं तो वो भी बता दूं, कहीं छूट ना जाए, है ना। परिवर्तनशील अनुपात का नियम प्रथम चरण आएगा। ये देखिए, रिटर्न्स टू अ फैक्टर और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या है, जब इन अ शॉर्ट पीरियड व्हेन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड with fixed factor, then returns to a factor operates। Returns to a factor show the change in total production of good when only the quantity of one input is increased while other inputs kept constant, है ना, दूसरे यूनिट को कांस्टेंट रखा है, ठीक है ना। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन समझिए, यहाँ पे इसको मैं अभी हटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना। आप इस चीज को देखिए कि जो परिवर्ती अनुपात का नियम वो क्या कहता है। जो पैमाने का प्रतिफल होता है ना वो अलग है, पैमाने के प्रतिफल में पूरा पैमाना ही बदल जाता है, वो लॉन्ग रन में होता है ना। लॉन्ग रन वाला जो है जिसमें कि सभी यूनिट्स को, जैसे एक मशीन है और 2 लेबर थे तो 2 मशीन है तो 4 लेबर हो जाएंगे, 3 मशीन है तो 6, यानी कि रेशियो सब में वही है, देखिए 1:2 1:2 1:2। तो वो हम उसको छोड़ देते हैं, हम सीधा इसी को देख रहे हैं अभी, है ना, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी पेपर में, क्योंकि वो अभी नहीं करना हमें, हमें ये करना है जो पेपर में आएगा। इसमें देखिए 3 पेजेस हैं। टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, देखिए कैसे है, पहला यू ऐसे, दूसरा यू, टीपी इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट, और टीपी डिक्रीजेस, तीसरा ये। तो इस तरीके से है, इसको आपको समझना है। तो देखिए मैं बता दूं अब इसको ही डिटेल में कि टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट पहले चरण में कुल उत्पादन बढ़ती दर से बढ़ता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो मान लेते हैं एक खेत में एक ही मजदूर काम कर रहा था तो वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं था,
यानी कि जो कुशलतम संयोजन होना चाहिए, जिसको हम ऑप्टिमम कहते हैं ना, ऑप्टिमम जो कॉम्बिनेशन है, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन जो कुशलतम संयोजन हुआ नहीं है। जब एक खेत में 5 मजदूर होने चाहिए, तो जब तक 5 नहीं हुए हैं तब तक उसको बहुत बढ़ती दर से प्रोडक्शन मिल रहा था। तो इसीलिए टीपी बढ़ता है। टू द पॉइंट लिखिए, एट इंक्रीजिंग रेट एमपी इंक्रीजेज, एपी ऑल्सो इंक्रीजेज। क्लियर है? दूसरे स्टेज में टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, यानी कि कुल उत्पादन घटती दर से बढ़ता है। यानी कि अब देखिए, जब ये मान लेते हैं ये पूरा 1:5 का आ चुका है, तो उसके बाद थोड़ा सा क्या होगा कि टीपी तो बढ़ेगा, लेकिन अब घटती दर से बढ़ेगा। तो घटती दर से बढ़ेगा तो एमपी यहाँ पे थोड़ा सा ये गिरने लग जाएगा। ये सेकेंड स्टेज है। और थर्ड स्टेज में क्या होगा, एमपी माइनस में चला जाएगा, क्योंकि जो ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन था वो टूट गया है। अब तो बजाय एक मशीन पे 5 मजदूर ही काम करने थे, 5 की जगह आपने 8 कर दिया, 9 कर दिया, तो अब वो एमपी माइनस होने लगा। एमपी माइनस होने का असर है कि आपका टीपी गिरने लग जाएगा। जो ये रहा है ना, टीपी गिरने लगा है। और ये देखिए एपी का ग्राफ भी साथ में यहाँ नहीं बनाया है ऐसे। अब यहाँ पे भी एक चीज़ है कि एमपी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एपी माइनस नहीं होगा। ये बेशक एक्स एक्सिस के पैरेलल चलेगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस नहीं होता है, क्योंकि टीपी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्यों हमेशा बढ़ेगा ही। तो इसलिए, लेकिन एमपी गिर सकता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिए कि एमपी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एपी पॉजिटिव ही रहेगा। और ये कंडीशन देखिए, जहां एमपी 0 है वहां टीपी मैक्सिमम है। ये इनके बीच का रिलेशन है। अब क्वेश्चन इसमें एक चीज़ और आ जाता है कि प्रोड्यूसर कहाँ पे प्रोडक्शन करेगा। तो प्रोड्यूसर यहाँ पे सेकेंड स्टेज में करेगा। जबकि हम पैमाने का प्रतिफल जो बात करेंगे रिटर्न्स टू स्केल में, है ना, जिसका डेफिनेशन मुझे थोड़ा सा इजी नहीं लगा, मतलब ठीक नहीं लगा ऊपर, है ना, उसमें प्रोड्यूसर थर्ड स्टेज में काम करता है, लेकिन यहाँ पे सेकंड स्टेज में काम करता है। अब अगला कॉस्ट है। कॉस्ट हमें नहीं करना है अभी, ठीक है ना, ये हमारे मिड टर्म तक का सिलेबस करा दिया हमने। और हाँ, एक चीज़ और भी, जैसे कि स्थानापन्न पूरक वस्तुओं में अंतर, ये सब चीज़ें शॉर्टकट में जो बताए हैं। जहाँ पे भी अगर आपको डाउट हो आप उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। मैंने इस बुक का सहारा इसलिए लिया, इसमें नोट्स बहुत अच्छी तरीके से थे, और साथ ही साथ दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। हालांकि थोड़ी बहुत केवल चैप्टर वाइज डिफरेंस है। देखिए वहाँ 179 पे है, यहाँ 180 पे है ना, लेकिन वही है, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस चलता ही है, क्योंकि भाषा के अकॉर्डिंग भी आप समझते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपका दोनों ही चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाए, और आप दोनों ही वीडियो के मेन मेन पॉइंट्स को देखकर रिवीजन एक बार करेंगे। जहां आपको ज़रूरत ना हो आप स्किप करते हुए चलिए। उम्मीद है आपको दोनों ही पार्ट ए और पार्ट बी मिलाकर बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे में अगर आपका दोनों हो जाता है तो कोई ज़्यादा मुझे नहीं लगता टाइम कंज्यूम हुआ है। क्योंकि देखिए 5 के 5 चैप्टर 6 6 चैप्टर का रिवीजन आसान नहीं है। अगर आप किताब पढ़ेंगे उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप मॉर्निंग में एग्ज़ाम में जाने से पहले इस वीडियो को देख सकते हैं, और आराम से या कान में सोने से पहले लीड लगाइए, सोते हुए सुनते हुए आप इस चैप्टर का सारा रिवीजन कर लीजिए। क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। और फिर से वंस अगेन आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दशहरा है तो उसकी, और आपका अगले दिन ही पेपर है, तो आप अपनी पूरी तैयारी करेंगे। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप तक हर एक कंटेंट पहुंचाया जाए। जैसा कि बच्चों ने मुझसे प्रॉमिस लिया था, मैंने पूरा किया है। इंग्लिश और इकोनॉमिक्स का मैंने 101% जो मेरी कोशिश थी उसको मैंने पूरा किया है। अब आपसे उम्मीद है आप अच्छी तरह तैयारी करेंगे, और ये नोट्स जो मैंने अभी वीडियो बनाया है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, पेपरों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। इन्हीं उम्मीदों के साथ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।